उसने उसे एक झुंड हड्डी दी थी, ये सोचकर कि वो आगे चलकर एक महान महिला सम्राट बनेगी। लेकिन किसे पता था, जब वो ट्रेनिंग के लिए पहाड़ से नीचे उतरी तो उस भाग्यशाली नायक ने उसे एक चिकन लेग से ही पटा लिया, और उसकी वजह से वो मेरे साथ गुरु शिष्य का रिश्ता तोड़ने पर भी तैयार हो गई। अभी वो उस लड़की के साथ अपने घुटनों पर सेक्ट के मेन हॉल में मेरे सामने खड़ी है। वो कह रही है, गुरुजी, मैंने एक पाप किया है। मैंने अंशुगे से प्यार का वादा कर लिया है। आपने मुझ पर इतने साल मेहनत की है, इसी को याद करके मुझे आज़ाद कर दीजिए। मुझे अंशुगे से शादी की परमिशन दे दीजिए। उस खूबसूरत मासूम सी लड़की की ये मिन्नतें सुनकर मेरे सीने में कुछ उबलने लगा। एक पुरानी खून की उल्टी होते होते रुकी। ये क्या हो रहा है भाई? अगले ही पल मेरे दिमाग में ढेर सारी जानकारी आ गई, और तब मुझे समझ आया मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। एक श्वान हुआन नॉवेल में, जो मैंने पिछले जन्म में पढ़ी थी, और उसमें मैं बन गया हूँ अर्ली और मिडिल पार्ट का सबसे बड़ा विलन। डोंग फोंग महाद्वीप के तियान लिंग सेक्रेड लैंड का सेक्ट नेता लू चिंगजो। स्टोरी में लू चिंगजो ने बड़ी मेहनत से एक शिष्या तैयार की थी, लिन कैनियो, जिसे वो अपनी बेटी की तरह मानता था। एक ट्रेनिंग के दौरान लिन कैनियो घायल हो गई और भिखारी बनकर रास्ते पर बैठ गई। वहां मेल लीड मिला, उसने उसे एक चिकन लेग खिलाया। बस इतने में ही लिन कैनियो उस पर दीवानी हो गई, और उसके लिए अपने एहसानमंद गुरु लू चिंगजो से भी दुश्मनी मोल ले ली। उसने मेल लीड की मदद करने के लिए बार बार अपने गुरु के खिलाफ काम किया। बाद में तो उसने मेल लीड की मदद से खुद लू चिंगजो को मार डाला। पूरी तरह से कृतज्ञ इंसान। और जिस मेल लीड को वो इतना प्यार करती थी, वो तो एक सी किंग निकला, जहाँ गया वहीं हरम बनाता गया। इतने एहसानमंद गुरु को धोखा दे दिया, बस एक बेकार आदमी के लिए। इस स्टोरी को याद करके मुझे खून की उल्टी होने लगती है। सच में समझ नहीं आता पिछले वाले ने ऐसी कृतघ्न शिक्षा कैसे एक्सेप्ट की, और अंत में उसे कितना बुरा हश्र मिला। लेकिन जो भी हो, अब मैं उस पुराने वाले की जगह हूँ। उसकी सारी दुश्मनियाँ और रिश्ते सब मुझे इनहेरिट करने पड़ेंगे। पुराने की एंडिंग याद करके मैं किसी भी हालत में वो हश्र खुद पर नहीं आने सकता। मुझे अपनी किस्मत बदलनी होगी। इस नॉवल में अर्ली और मिडिल पार्ट के बड़े विलन के रूप में पुराने वाले की पावर बेहद गहरी थी। वो जोन 7th लेवल की कल्टीवेशन थी। पूरे डोंग हुआंग महाद्वीप में वो टॉप फ्यू में आता था। इसके अलावा एक पूरे सेक्ट का मालिक भी था, जिसके नीचे अनगिनत पावरफुल लोग थे, और उसकी पूरे महाद्वीप में फैली थी। सबसे ज़रूरी बात, मुझे इस नॉवेल की पूरी स्टोरी पता है। मुझे आगे की जानकारी है। उन एडवेंचर्स को याद करके मेरी आंखें चमक उठती हैं। बस उन्हें पहले से हथिया लूं तो मेल लीड की क्या औकात, कोई इमॉर्टल भी आ जाए उससे भी लड़ सकता हूं। ये सोचते हुए मैंने उस लड़के पर नज़र डाली जो उस लड़की के पास खड़ा था। यही है नॉवेल का मेल लीड, झो यानशु। देखने में काफ़ी हैंडसम और इम्प्रेसिव था। कोई हैरानी नहीं कि लिन कैन्यू जैसी कृतघ्न एक चिकन लेग पर उस पर मर मिटी। मेरी नज़र महसूस करके झो यानशु का चेहरा। हाँ, मेरी बैकग्राउंड सामान्य है, मेरी पावर भी कम है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा और कैन्यू को वो जिंदगी दूंगा जो वो चाहती है। आसपास के एल्डर्स और डिसाइपल्स ने गुस्से से झो यानशु को घूरा और एक साथ बोलने लगी, बदतमीज, तू है क्या चीज जो यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? लिन कैन्यू लू चिंगजो की सबसे चहेती शिष्या है। तियान लिंग सेक्रेड लैंड में वो प्रिंसेस की तरह है। हर एल्डर और शिष्य उसे आंखों का तारा मानता है। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी नाजुक बच्ची एक बार बाहर ट्रेनिंग पर गई और किसी गांव के अनजान आदमी ने उसे उठा लिया। यह कोई कैसा है? सेक्ट के अंदर लगभग सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स झू यानशु को मारने पर तुले हुए थे। तभी लिन कैन्यू आगे आई और सबको डांटने लगी, मैं और यानशु गे सच्चे प्यार में है, तुम सबको हमें रोकने का क्या अधिकार है? गुरुजी, आपने इतने साल मुझे पाला पोसा, इसी की कसम खाकर मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर आप हमें रोकेंगे तो माफ करें। मैं सेक्ट छोड़ दूंगी और इस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ लूंगी। जो यानशु ने गुस्से में कहा, क्या न्यू, हम सच्चे प्यार में हैं। ये लोग तुम्हारे साथी हैं, लेकिन बजाय खुश होने के बुरा भला कह रहे हैं। ऐसे सेक्ट में रहने का कोई फायदा नहीं, चलो यहाँ से। ये कहते हुए उसने लिन कैन्यू का हाथ पकड़ा और जाने को तैयार हो गया। ये सुनकर मन में हंसी आई। ये कैसा उल्टा लॉजिक है? अपनी शिष्या किसी बेकार आदमी के साथ जा रही है, उसे रोकने वाले गलत हो गए। यही है डेस्टिनी का हीरो, बात घुमाने में माहिर। और स्टोरी में इसी झो यानशु ने लोगों को लेकर मुझ जैसे विलन को मारा था। अभी सोच रहा हूँ कि अभी तुरंत इस झो यानशु को खत्म कर दूं। अभी नॉवल की शुरुआत है, इसकी पावर सबसे कमज़ोर है। अभी नहीं मारा तो जब ये आगे बढ़ेगा, हर तरफ से कनेक्शंस बनाएगा, हरम खड़ा करेगा, तब मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हाथ उठाया, मेरे दिल में एक डरावनी फीलिंग आई। ये क्या था? ये था हेनली डाओ, दुनिया की एक ऊपरी शक्ति। मेरा चेहरा खिंच गया। एक नॉवल के अर्ली और मिडिल पार्ट के विलन के रूप में पुराने वाले लू चेंगजो की बैकग्राउंड भी बेहतरीन थी। कहा जाता है कि उसका ब्लड लाइन कोई इमॉर्टल रेल्म के सुप्रीम डीटी से आया था। इसलिए जब भी खतरा आता, ब्लड लाइन एक्टिवेट होती और उसे आने वाले डेंजर की वार्निंग मिल जाती। नॉवल में पुराने वाले की शिष्या को झो यानशु ने बहकाया था, इसलिए वो उससे बहुत नफरत करता था। लेकिन शुरू में ही उसे मारा क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि ब्लड लाइन वार्निंग देती थी। इसलिए वो हमेशा अपने लोगों को भेजकर झो यानशु को रोकने की कोशिश करता रहा। लेकिन नतीजा हुआ, उसके लोग झो यानशु की ग्रोथ में ही काम आते रहे। उसे बार बार रिसोर्सेज मिलते रहे। झो यानशु डेस्टिनी का हीरो था,
इसलिए हेवनली डाओ ने उसकी रक्षा की। जब भी कोई उसे मारने आया कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती और वो खतरा झो यांशु की ग्रोथ का जरिया बन जाता। मुझे तुरंत समझ आया, अभी झो यांशु को मारना पॉसिबल नहीं जब तक हेवनली डाओ उसकी रक्षा कर रहा है। लेकिन अगर वो डेस्टिनी का हीरो नहीं रहा, हेवनली डाओ की प्रोटेक्शन चली गई, तब ये सोचकर मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। लिन कैन्यू झो यांशु के साथ सेट के मेन हॉल से निकल रही थी और कोई रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वो लू चिंगजो की सबसे चहेती शिष्या थी। चाहे कितनी भी गलती करे वो माफ कर देता था, जो उसकी शिकायत करते वो नहीं डांटता था। धीरे धीरे लिन कैन्यू इसी से बिगड़ती चली गई। सेक्ट में एल्डर्स को भी वो नहीं डरती थी। लेकिन इसी वक्त अब तक चुप बैठे मैंने अचानक आवाज दी, रुको। आवाज तो शांत थी, लेकिन लिन कैन्यू और झो यांशु दोनों ठिठक गए। उसे एक बेहद खतरनाक और भारी प्रेजेंस का एहसास हुआ जो उसे लॉक करने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वो एक छोटे से कीड़े जितना है। उस पर झो यांशु को डेथ का डर महसूस हुआ। उसका चेहरा बिगड़ गया। गुरुजी, लिन कैन्यू को भी थोड़ा डर लगा। हाँ, गुरु ने हमेशा उससे प्यार किया था, हर बात पर माफ किया था, लेकिन यह बड़ा मामला था, भाग जाना। फिर भी पुराने गुरु के प्यार को याद करके उसे यकीन था कि अंत में गुरु उसे माफ जरूर करेंगे। मैं धीरे धीरे अपनी जगह से उठा और लिन कैन्यू की तरफ चला गया। कैन्यू, सेक्ट ने इतने साल तुम्हें पाला, तुम्हारे लिए अनगिनत रिसोर्सेज लगाए, तुम्हारी रक्षा के लिए न जाने कितने डिसाइपल्स की बलि दी, और तुमने क्या किया? बाहर से एक अनजान आदमी को उठा लाई, बोलती हो सच्चा प्यार है, और जो तुम्हें माँ बाप की तरह प्यार करते थे उन्हें छोड़ रही हो। वाह, क्या जबरदस्त कृतज्ञता है, क्या जबरदस्त अच्छी शिष्या हो। मेरे इन व्यंग्य भरे शब्दों को सुनकर लिन कैन्यू का चेहरा सफेद पड़ गया। वो खड़ी नहीं रह पा रहे थे। फिर उसे गुस्सा भी आया, लेकिन शुरू से अब तक जिस गुरु ने बेहद प्यार दिया था उसने कभी ऐसे बात नहीं की थी। उसने जिद्दी होकर मुंह फुला लिया। गुरुजी, अगर आप ऐसे बोलते रहे तो मैं जिंदगी भर आपसे बात नहीं करूंगी। ये तरकीब हमेशा काम आती थी। पहले जब भी वो ये कहती लू चेंगजो तुरंत मनाने आ जाता था। लेकिन लिन कैन्यू को नहीं पता था अब सामने वाला वो पुराना गुरु नहीं है, बल्कि एक दूसरी दुनिया का इंसान है। मुझे उसे मनाने का कोई मन नहीं था, उल्टा उल्टी आने की फीलिंग हो रही थी। पुराने वाले ने तो लिन कैन्यू को खजाना समझा था, लेकिन मेरी नज़र में उसकी वैल्यू एक कण के बराबर भी नहीं। मैंने एक थप्पड़ मारा और बेरुखी से देखने लगा। आसपास के एल्डर्स और डिसाइपल्स हैरान रह गए। झो यांशु भी गुस्से में आ गया। वो ये समझने को तैयार ही नहीं था कि उसमें भी कोई गलती हो सकती है। उसे बस दूसरे गलत लग रहे थे। इसी बात से गुस्से में उसने मेरी तरफ नफरत भरी नजरों से देखा। गुरुजी, ये मेरी आखिरी बार है जब मैं आपको गुरुजी कह रहा हूँ। आज के बाद हमारे बीच गुरु शिष्य का कोई रिश्ता नहीं। ये कहकर वो झो यांशु का हाथ पकड़कर जाने लगी। तभी मेरी शांत आवाज फिर गूंजी, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। ये सुनकर लिन कैन्यू के मन में खुशी आई। जैसे सोचा था गुरु मान गए, लेकिन जो जिल्लत हुई वो याद थी, इसलिए उसने मुंह फुलाए रखा। तभी मेरी आवाज फिर आई, जाना है तो जाओ, लेकिन जिजुनगु यहीं रहेगी। इस ठंडी आवाज के साथ एक उड़ती हुई तलवार आई और लिन कैन्यू के पांव के पास गड़ गई। दोनों एक पल के लिए रुक गए। मैंने ठंडी नजरों से लिन कैन्यू को देखा और एक हल्की ठंडी मुस्कान आई। जिजुनगु दुनिया की सबसे ऊंची लेवल की एक स्पेशल बोन है। जिसके पास ये हो वो आसानी से एक वू डाओ टियान जाओ यानी मार्शल आर्ट्स का जीनियस बन जाता है। कल्टीवेशन तेज होती है और एक ही लेवल पर दूसरों से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। इसके अलावा इसके पास अजीब और बेहतरीन नेचुरल टैलेंट्स भी होते हैं। और लिन कैनियो के अंदर एक जी जुनगू थी, लेकिन ये बोन उसकी अपनी नहीं थी। ये तियान लिंग सेक्रेड लैंड की सदियों पुरानी धरोहर थी, जिसे किसी के शरीर में एब्जॉर्ब करके उसे आर्टिफिशियली तियान जाओ बनाया जा सकता था। पूरे तियान लिंग सेक्रेड लैंड में, बल्कि पूरे डोंग फैंग महाद्वीप में ऐसी सिर्फ एक ही बोन थी। पुराने वाले ने लिन कैन्यू को बेहद पसंद किया था, इसलिए बोन उसे दे दी। सेट छोड़ने के बाद भी वो उसे ले जाने दिया। नतीजा, लिन कैन्यू ने उस बोन से बार बार झो यानशु की मदद की, और अंत में उसी बोन की वजह से झो यानशु लू चिंगझो को मारने में कामयाब हुआ। अब मैं किसी भी हालत में ये नहीं होने दूंगा। सेक्ट के हॉल में सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स की सांसें थम गई। हाँ, जीजुनगु हमारे टियान लिंग सीक्रेट लैंड की धरोहर है। किसी बाहरी को चले जाने देंगे? लिन कैन्यू, क्या तुम सच में सोचती हो कि सेक्ट नेता तुम्हें ये बोन लेकर जाने देंगे? ये समझते ही सेक्ट के सभी लोग उत्साह में आ गए। तभी झो यानशु भी घबरा गया। रुकिए, ये कैसे हो सकता है? उसने उस पर गुस्से से उंगली उठाई। सेक्ट नेताजी, लिन कैन्यू आपकी अपनी शिष्या है। आप इतनी बेरहमी से उसकी जिजुनबू निकालना चाहते हैं? झो यानशु टियान लिंग सीक्रेट लैंड आने से पहले सब सोच के आया था। अगर जेजुनगू वाली लिन कैन्यू उसके साथ होगी तो वो कई बेहतरीन सीक्रेट रेल्म्स में घुस सकता था। लेकिन अगर लिन कैन्यू की जुजुनबू चली गई तो उसके सारे प्लान्स खत्म। ये सिचुएशन वो कैसे अलाउ करे? मेरी ऑपरेसिव एनर्जी बिना किसी रोक टोक के झो यानशु पर गिरी। तुम जैसे इंसान के सामने या ये जगह कुछ ज्यादा ही टॉलरेंट लग रही थी। झो यानशु के दोनों घुटने जमीन पर आ गए। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसे इस तरह दुश्मन के सामने घुटनों पर झुकना पड़ा था। इस पल उसके मन में मेरे लिए नफरत समुद्र की तरह थी। वो मुझे टुकड़े टुकड़े करना चाहता था, लेकिन पावर का फर्क देखकर इस वक्त कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। जो यानशु अपने आप को बड़ा मानता था, किसी को डर नहीं था, लेकिन हेवनली डाओ की प्रोटेक्शन का उसे खुद पता नहीं था, इसलिए वो अपनी जान से खिलवाड़ नहीं कर सका।
झो यांशु को ऐसे जलील होते देख लिन क्यानियो भी डर गई और कुछ नहीं बोली, क्योंकि इस पल उसे एहसास हुआ जिस गुरु ने हमेशा उसे प्यार किया था वो सच में बदल गए हैं। पहले जैसा नहीं है जो हर बात में उसे माफ कर देता था, और तो और अब वो उसकी जी जुनगू निकालना चाहते हैं। गुरुजी, लिन क्यानियो डर गई। जी जुनगू निकलवाने का डर तो था ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात, जुजुनगू के बिना वो बस एक साधारण इंसान थी। उसकी नेचुरल टैलेंट तो वैसे भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। अगर लू चिंगझो ने उसे शुरू में यह बोन नहीं दी होती तो उसे बड़े जीनियसेस के साथ कंपेयर करने की कोई वजह नहीं थी। लिन कैनियो चाहे जितनी भोली हो ये तो जानती थी, डोंग हुआंग महाद्वीप में पावर के बिना कुछ भी नहीं। मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। क्यों? तुमने खुद सेक्ट छोड़ने का कह दिया, तो सेक्ट की धरोहर लेकर जाने का सोच रही थी? क्या दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमती है? ताइशू सीक्रेट लैंड के एल्डर्स और डिसाइपल्स भी मजे लेकर लिन क्यानियो को देख रहे थे। लिन क्यानियो के मुंह से अब कुछ नहीं निकल रहा था। अपने पांव के नीचे गड़ी तलवार को देखकर उसका दिल डर से भर गया। ये सब उसके प्लान्स में नहीं था। उसे कभी ये नहीं लगा था कि बोन छीन ली जाएगी। अब जाकर उसे समझ आया, सेक्ट से झगड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। उसने मदद के लिए झो यानशु की तरफ देखा, लेकिन झो यानशु को भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। उसने आंखों से इशारा किया, जुजुनगू किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। ये बोन झो यानशु के आगे के कई प्लान्स के लिए बेहद जरूरी थी। उसे खोना पॉसिबल नहीं था। लिन कैन्यू के होंठ कांपने लगे। उसकी आंखों में हैरानी थी। वो भी बोन रखना चाहती थी, लेकिन मदद कौन करे? तुम खुद तो कुछ करो। बस आंखें मटकाने से क्या होगा? वो पहली बार अपने बॉयफ्रेंड पर झुंझलाई। उसे पहली बार लगा शायद वो उतना पावरफुल नहीं जितना सोचा था। ज्यादा वक्त नहीं है, कोई नहीं आएगा लोगों, बोन निकालो। तभी एक जबरदस्त एनर्जी सभी तरफ से आई। लो भाई रुकिए, ये आवाज कहाँ से आई? ये कौन है? कैसे इतनी हिम्मत से हमारे सेक्ट के माउंटेन गेट में घुसा? सभी एल्डर्स एकदम तेज और गुस्से में आ गए। ये इंसान सेक्ट की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन तोड़कर सीधे मेन हॉल में घुस आया था। एक पल में सभी सतर्क हो गए और नजरें झुका लीं। वहां खड़ा था एक बुजुर्ग, सफेद बाल, लेकिन चेहरा जवान जैसा, लाल रोब में, देखने में बिल्कुल शांत और गरिमामय। लेकिन पियान लिंग सेक्रेड लैंड के एल्डर्स को शांत करने वाली बात उसकी पर्सनैलिटी नहीं, उसकी पहचान थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, ताई हैंग श्यान जोंग के सेक्ट नेता, तुम हमारे सेक्रेड लैंड में जबरदस्ती घुसे हो। क्या तुम्हें लगता है हम यहाँ कोई नहीं? ताई हैंग श्यान जोंग भी डोंग हुआंग महाद्वीप के टॉप 5 सेक्ट्स में था। रैंक में तियान लिंग सेक्रेड लैंड से थोड़ा कम था, लेकिन फर्क ज्यादा नहीं था। और ताई हैंग के सेक्ट नेता वुजुन 5th लेवल के पावरफुल थे, मुझसे बस एक लेवल नीचे। सेक्ट में मेरे अलावा कोई भी इनसे उलझने की हिम्मत नहीं करता था। गाओ जुन्यांग ने हल्की सी हंसी देकर मुझे झुककर नमस्ते किया। लू भाई माफ करना, मैं थोड़ा जल्दी में था इसलिए यूं आ गया। दरअसल यह झो यानशु हमारे ताई हैंग शेन जोंग का नया शिष्य है। लू भाई आप दरियादिल हैं, हमारे सेक्ट की खातिर इसे जाने दें। तुम्हारी खातिर? मैंने गाओ जुन्यांग को देखा और दिमाग में उसकी स्टोरी रिप्ले हुई। यह इंसान सच में झो यानशु का प्रोटेक्टर था। कई बार उसने झो यानशु की मदद करके मेरे प्लान्स को रोका था। ओरिजिनल स्टोरी में झो यानशु लिन कैनियो को लेकर यहाँ से आसानी से निकला था, इसी गाओ जुन्यांग की वजह से। ये मेरा दुश्मन है। लेकिन स्टोरी की बात याद करके मैंने गाओ जुन्यांग को अजीब नजरों से देखा। ये इंसान भले ही झो यानशु का बैकर था, लेकिन खुद की एंडिंग अच्छी नहीं थी। झो यानशु एक श्वान हुआन नॉवेल का डेस्टिनी हीरो, जहां भी जाता तबाही लाता। जिस भी सेक्ट में घुसा थोड़े समय बाद उसकी आफत पूरे सेक्ट पर आ गई। आखिरकार बस जो यानशु और उसका हैरम बचता, बाकी सब खत्म। ओरिजिनल स्टोरी में ताई हैंग शियनजोंग भी झो यानशु की वजह से आए दुश्मनों की वजह से बर्बाद हुआ। गाओ जुन्यांग ने आखिर में अपनी जान देकर झो यानशु को बचाया। अपने बैकर को आते देख झो यानशु का हौसला बढ़ा। सेक्ट नेताजी, आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? क्यानियों की जू जुन गो निकालने की बात कर रहे हैं, ये जुल्म है। मेरे लिए न्याय करें। गाओ जुन्यांग ये सुनकर सच में थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ। उसने मेरी तरफ देखा। लो भाई, क्या ये सच है? गाओ भाई तुम थोड़ा ज्यादा नाक घुसा रहे हो। गाओ जुन्यांग को ये बात कुछ देर चुभी, लेकिन उसने संभाल लिया। चाहे जो हो, जूजुन गू निकालना ये बहुत क्रूर बात है। लिन कैन्यू कितने भी साल की शिष्या हो, इतना दर्द। मैं मन में हंसा। यह बूढ़ा फॉक्स सारी बात जानता है, लेकिन अनजान बनकर मुझसे सवाल कर रहा है। वो भी चाहता था कि लिन कैन्यू के साथ जू जुन गू उसके सेक्ट में जाए। इतना बेशर्म हो तो मुझ पर ऐसी आंखें मत डालो। एक बार झो यानशु की मदद करने वाले लोगों ने साथ दिया तो झो यानशु की हिम्मत वापस आ गई। सेक्ट नेता जो कोई भी हो, इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। जू जुन गू निकालना यह सरासर जुल्म है। झो यानशु ने मुझ पर उंगली उठाई। गाओ जुन्यांग की मौजूदगी में आसपास के कुछ डिसाइपल्स भी झुकने लगे। उनके मन में भी थोड़ी दया आई। लिन क्यानियों के चेहरे पर खुशी आई। लग रहा था जो जुनगू शायद बच जाए। लेकिन तभी मैंने ठंडी आवाज में कहा, गाओ भाई यह है कौन? वूशी लेवल की एक चीटी। इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि मेरे सामने मेरे सेक्ट में खड़े होकर मुझसे सवाल जवाब करे? कोई तमीज नहीं, कोई लिहाज नहीं। गाओ जुनियान का चेहरा बिगड़ा। उन्हें खुद जुजो यानशु पर थोड़ा गुस्सा आया। भले ही वो उनकी शिष्या की तरह था, लेकिन हर सिचुएशन की अपनी जगह होती है। दो बड़े सेक्ट्स के लीडर्स आपस में बात कर रहे हैं,
और इस लड़के की क्या औकात के बीच में बोलने लगे। ये बेअदबी बाहर जाएगी तो पूरी दुनिया ताई हिंगशियान जोंग का मजाक उड़ाएगी। झो यानशु, अभी तुरंत सेक्ट नेता से माफी मांगो। झो यानशु की आंखें फटी रह गईं। उसे यह उम्मीद नहीं थी। उसने गाओ जुन्यांग का ऑर्डर नहीं माना। यह देखकर गाओ जुन्यांग बेहद नाराज हुए। वो झो यानशु को टैलेंटेड देखकर बचाने आए थे, लेकिन उनका हुक्म ही नहीं माना। उनके मन में झो यानशु के प्रति जो एडमिरेशन था उस पर एक धुंध छा गई। कोई भी टैलेंटेड शिष्य हो, लेकिन अगर वो अपने गुरु की बात ना माने, लॉयल्टी ना हो, तो कौन उसे रखना चाहेगा। गाओ जुन्यांग की नाराजगी भांपकर झो यानशु को समझ आया, अभी वो सेफ इसलिए है क्योंकि गाओ जुन्यांग यहाँ है। अगर वो भी नाराज हो गए तो सब बर्बाद। आई एम सॉरी सेक्ट नेता। झो यानशु ने आखिरकार अनिच्छा से माफी मांगी, लेकिन उसके चेहरे पे नफरत साफ थी, मेरे लिए भी और गाओ जुन्यांग के लिए भी। मैंने जानबूझकर गाओ जुन्यांग और झो यानशु के बीच क्रैक डाला था। झो यानशु को, जिसके पास हेवनली डाओ की प्रोटेक्शन है, उसे डायरेक्टली नहीं मार सकता, तो एक ही तरीका है, उसके रिसोर्सेज और चांसेस छीनते रहो। गाओ जुन्यांग, वो इस स्टोरी में झो यानशु का बड़ा प्रोटेक्टर था। उसकी मदद से झो यानशु कई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से बचा था। लेकिन अगर गाओ जुन्यांग अब उसे उतना इंपॉर्टेंट ना समझे, तो वो उसके लिए अपनी जान देने का ख्याल भी नहीं करेगा। उन सिचुएशंस में झो यानशु को कैसे बचाएगा? भले ही बच जाए, उसकी ओवरऑल ग्रोथ रुक जाएगी। इसी तरह लिन कैन्यू की जुजुन गू छीनना, यह भी झो यानशु की पावर को कमजोर करने का एक तरीका था। यह सब जितना ज्यादा होगा, झो यानशु की हेवनली डाओ प्रोटेक्शन उतनी कम होती जाएगी। वो एक साधारण इंसान बन जाएगा, तब मैं आराम से उसे खत्म कर सकता हूँ। मैंने शांत आवाज में कहा। उसने खुद सेक्ट से रिश्ता तोड़ा, अब सेक्ट की धरोहर वापस लेना इसमें गलत क्या है? या गाओ भाई, तुम्हारे तियान लिंग सीक्रेट लैंड के खजाने पर नजर रखे हो, इसलिए रोक रहे हो? यह सुनते ही गाओ जुन्यांग का रंग उड़ गया। वो देर से आए थे, उन्हें नहीं पता था कि लिन कैन्यू ने सेक्ट से नाता तोड़ लिया है। सच जानकर गाओ जुन्यांग को समझ आया, सिचुएशन उनके हिसाब से नहीं रही। लू भाई, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। दूसरे सेक्स की चीजें हथियाना, ये आरोप मैं नहीं ले सकता। ये आरोप सुनकर गाओ जुन्यांग डर गए। अगर ये सच माना जाए तो ताई हिंग शियन जोंग की रेपुटेशन हमेशा के लिए खत्म। डोंगफैंग महाद्वीप में सिर्फ टियानलिंग सीक्रेट लैंड के पास ही धरोहर नहीं है, दूसरे सेक्ट्स के भी पास है। अगर आज तुमने यहाँ हाथ डाला तो कल दूसरे सेक्ट्स को भी डर लगेगा। एक बार ये बात फैली तो ताई हिंग शियन जोंग की हर जगह बुराई होगी। गाओ जुन्यांग के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आई। मन में उन्होंने लिन क्यानियो और झो यानशु को गाली दी। तुम दोनों चुपचाप प्यार नहीं कर सकते थे? ये ड्रामा पब्लिकली क्यों किया? कितना बेवकूफ़ी भरा काम किया। गाओ जुन्यांग के मन में झो यानशु की इंपॉर्टेंस काफ़ी घट गई। ऐसे मूर्ख इंसान को चाहे थोड़ी टैलेंट हो, पालने का कोई फायदा नहीं। ये सुनकर लिन क्यानियो और झो यानशु दोनों कांप गए। उनके चेहरे पर निराशा साफ दिखी। गाओ जुन्यांग भी उनके साथ नहीं, अब कोई रास्ता नहीं बचा। लिन क्यानियो घबराहट में अपना सिर हिलाने लगी और डर से मेरी तरफ देखने लगी। गुरुजी, बचपन में जब मैं बीमार पड़ी थी, आपने 7 दिन रात बिना सोए मेरी देखभाल की। मुझे गुरुजी मत कहो, मैं अब तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। हाँ, मैंने तुम पर सालों तक प्यार लुटाया, लेकिन तुमने कैसे रिटर्न किया? कुछ ही दिन में मिले एक अनजान आदमी के लिए जिस सेक्ट ने तुम्हें पाला उसे ही छोड़ दिया। ऐसी कृतज्ञता यहाँ से निकलना ही टियान लिंग सीक्रेट लैंड के लिए अच्छा है। आगे जाओ और ताइहेंग शानजोंग को अपनी बरकत दो। लिन कैनियो का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। मेरी इस बेबाक बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। गाओ जुन्यांग को भी सुनकर असहज महसूस हुआ। उनकी पुरानी आंखें लिन कैनियो को अविश्वास से देखने लगीं। इस तरह का कृतघ्न नमक हराम भी कम पड़ता है इसके लिए। और जब मैंने बिना छुपाए कहा कि इस नमक हराम को ताइहेंग शियनजोंग भेज रहा हूँ, गाओ जुन्यांग के मुंह से एक हल्की आ निकली। वो ऐसी गिफ्ट नहीं चाहते थे, और वैसे भी जुजुनगु निकल जाने के बाद ये बस एक साधारण लड़की होगी। एवरेज टैलेंट के साथ ताइहेंग शियनजोंग में जगह कहाँ? चूंकि तुम खुद नहीं कर सकती, तो ये काम बड़ी शिष्या करेगी। सेक्ट नेता की ठंडी और साफ आवाज आई। फिर सबने देखा, एक बेहद शांत और ठंडे स्वभाव वाली खूबसूरत लड़की धीरे धीरे मेरे पीछे से आगे आई। उसका चेहरा बेदाग और नजाकत भरा था। उसकी आंखें बिल्कुल साफ और गहरी थीं। लंबा और सुडौल शरीर, कहीं से कोई कमी नहीं। लेकिन उसकी पर्सनैलिटी इतनी ठंडी थी कि सेक्ट के ज्यादातर लोगों ने उसकी खूबसूरती को कभी नोटिस ही नहीं किया। सब उसकी पावर और ठंडेपन को ही याद रखते थे। सुवानशिन, लू चिंगझो की पहली और सबसे लॉयल शिष्या। यही वो इंसान है जो नॉवेल में आखिर तक उसके साथ रही और उसके लिए ही अपनी जान गंवाई। जो यानशु के हाथों मरी। ओरिजिनल स्टोरी में लू चिंगझो टियान लिंग सीक्रेट लैंड का नेता था, लेकिन विलन के रोल में बहुत ही कमजोर था। ज्यादातर शिष्य लॉयल नहीं थे, बस उसकी पावर से डरकर साथ थे। जैसे ही स्टोरी आगे बढ़ी और लू चिंगझो कमजोर नजर आया, सब छोड़कर चले गए। आखिर में सिर्फ सु वांगशिन बची। लेकिन ओरिजिनल स्टोरी में लू चिंगझो ने इस लॉयल शिष्या पर कभी ध्यान नहीं दिया। सारा प्यार लिन क्यान्यू जैसे कृतज्ञ पर लुटाता रहा। आखिर तक सु वांगशिन को एक नजर से भी नहीं देखा। मैं उस पुराने वाले जैसी गलती नहीं करूंगा। जो लॉयल शिष्या है उसे इग्नोर करके कृतघ्न को पालना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं थोड़ा रुका, फिर वहीं पर अनाउंस किया, वंशिन,
आज से जुजुनगु तुम्हारी है। ये सुनते ही पूरा हॉल हैरान हो गया। सु वंशिन का शरीर कांप गया। उसकी हमेशा शांत रहने वाली आंखों में अविश्वास आ गया। उसे पहले से पता था गुरुजी की नज़र में वो लिन क्यानियो की 1 करोड़वें हिस्से जितनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी। उसे लगा था जुजुनगु छीनने के बाद गुरु उसे सेक्ट के खजाने में रखेंगे या किसी और को देंगे। लेकिन गुरुजी ने ये मुझे दी। सु वानशिंग का दिल अंदर से हिल गया। क्या गुरु ने आखिरकार मुझे वैल्यू देना शुरू किया? सु वानशिंग का दिल तेज धड़कने लगा। अंदर एक गहरी इमोशन आई। उसने कसकर अपनी तलवार पकड़ी। उस पल उसके मन में एक पक्का इरादा आया। गुरुजी ने मुझ पर भरोसा किया। इस जन्म में मैं कभी उनके खिलाफ नहीं जाऊंगी। अपनी जान देकर भी उनके सारे दुश्मनों को खत्म करूंगी। मेरी जुजुनगु उसे क्यों? मैं ये एक्सेप्ट नहीं करती। लिन कैनियो ने यह सुनकर बहुत बुरा मुंह बनाया। वो हमेशा इस बड़ी शिष्या को जेलसी से देखती थी, क्योंकि ये उससे ज़्यादा खूबसूरत थी और उससे ज़्यादा पावरफुल थी। फिर भी गुरु का सारा प्यार उसी पर था। इसी वजह से पुरानी लिन कैनियो सुवानशिन के सामने अपने को सुपीरियर समझती थी। तुम चाहे जितनी अच्छी हो, गुरुजी की नज़र तुम पर नहीं पड़ती। सारा प्यार मुझे मिलता है। इसका मतलब तुम मेरे बराबर ही नहीं। अब ये देख रही थी कि गुरुजी जुजुनगु सु वानशिंग को दे रहे हैं। लिन कैनियो को एहसास हुआ गुरुजी का प्यार उस पे से हट गया और जिस बड़ी शिष्या से वो नफरत करती थी उसी पर गया। जुजुनगु के साथ उस जगह भी ये पीछे रह गई। अब सु वानशिंग के पास जुजुनगु हो गई। लिन कैनियो किसी हिसाब से भी उसके आगे नहीं टिकेगी। ये नतीजा वो बिल्कुल नहीं मान सकती थी। लेकिन अगले ही पल एक ठंडी और हड्डियों तक ठंडक देने वाली एनर्जी लिन कैनियो पर छा गई। डर से उसने आंखें बंद कर लीं। उसने देखा सुवानशिंग की ठंडी आंखों में मृत्यु जैसा भाव था। उस बड़ी शिष्या के लिए लिन कैनियो जैसी कृतघ्न पर कोई मर्सी नहीं थी। वो उसे एक दुश्मन की तरह देख रही थी। सुवानशिन की लॉयल्टी को देखते हुए जब उसने इस कृतघ्न को ऐसा करते देखा तो उसके मन में नफरत और गुस्सा था। खासकर मेरी परमिशन मिलने के बाद सुवानशिन ने तलवार उठाई और आगे बढ़ी। लिन कैनियो डर के मारे सो सी गई। चीखते हुए बोली, तुम तुम मत आओ। तुम तियान लिंग सीक्रेट लैंड की शिष्या हो। इतने रिसोर्सेज होने के बाद भी कोई तरक्की नहीं, बस जेलसी और ईगो। अब जब नहीं लड़ सकती तो गुरु भाइयों को बुरा भला कह रहे हो। और फिर नमक हराम बॉडी में घुसी एक तेज गर्मी उसके अंदर से बाहर आने लगी। उस पर लिन ये जुजुंगू किसी भी तरह से तुम पर शोभा नहीं देती। सेक्ट के जो डिसाइपल्स और एल्डर्स पहले लिन कैनी से डर कर चुप रहते थे, आज उनकी भड़ास निकलने का मौका आ गया। हाँ सेक्ट नेता, आज जुजुंगू निकालना सही फैसला है। बिल्कुल, सेक्ट नेता की इतनी बड़ी पावर और सोच, लेकिन एक छोटी सी लड़की की वजह से उलझे रहे। अच्छा हुआ, अब वो चली जाएगी तो सेट का माहौल साफ होगा। लिन कैनियो गुस्से से चिल्लाने लगी, लेकिन सु वानशिन की ओवरवेलमिंग प्रेशर में वो एक कदम भी नहीं उठा पाई। सु वानशिन तो एक बुरी औरत है, ऐसे बोलने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो जमीन पर हाथ पांव मारकर गाली देने लगी, किसी मोहल्ले की लड़ाई की तरह। जैसे ही जो जुनगू बॉडी से निकली, लिन कैनियो के अंदर से एक तेज गर्मी का तूफान, यानशु भाई मुझे बचाओ। जो यानशु ने उसकी ये हालत देखी, उसका लिन कैनियो के प्रति जो अट्रैक्शन था वो तेज से खत्म हो रहा था। ये देखकर मैं मन ही मन खुश हुआ। झो यानशु और गाओ जुन्यान के बीच क्रैक पड़ा। अब लिन कैनियो और झो यानशु के बीच भी दूरी बन रही है। इस डेस्टिनी हीरो के शुरुआती कदम सब टेढ़े पड़ रहे हैं। झो यानशु इस वक्त एक नकली अच्छे आदमी की तरह एक्ट कर रहा था। वो अभी कल्टीवेशन में नया था। बड़े बड़ों के सामने अपना असली अंधेरा दिखाया तो कोई उसकी मदद नहीं करेगा। इसे सोचकर झो यानशु ने गाओ जुन्यान की तरफ देखा। गाओ जुन्यान दूर खड़े थे और चुप थे। वो एक रिनाउंड सेक्ट के नेता थे। इस सिचुएशन में बचाने पर रेपुटेशन खराब होती। झो यानशु के रिक्वेस्ट पर उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया। मतलब था, तुम भी चुप रहो, इस मामले में मत पड़ो। उस लड़की की अब कोई वैल्यू नहीं रही, भले ही वो मर जाए कोई फर्क नहीं। डेस्टिनी हीरो झो यानशु को यह समझ आया। उसने नजरें झुका ली और लिन कैनियो की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। लोगों में हंसी की लहर, इतना गहरा प्यार, और जुजुनगू जाते ही साइड हो गया। सब्र बड़ी चीज है। ऐसे डेस्टिनी हीरोज अपमान से आग बनते हैं, तेज कल्टिवेशन करते हैं। लेकिन यहाँ झो यानशु सच में डरकर एक शब्द नहीं बोल सका। एक बार ऐसा हुआ तो आगे चलकर यह उसके मन पर बोझ बन जाएगा, एक इनर डीमन बन सकता है। ये मेरी तीसरी चाल थी झो यानशु को कमजोर करने की। लोगों की हंसी देखकर गाओ जुन्यांग को भी समझ आया कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा, लू भाई, मैं इस लड़की को लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन अगले ही पल आसमान से आग की लपटें आईं और झो यानशु के चारों तरफ 2 फायर स्नेक्स बन गई। कहा जाना है, जब साथ आए तो शुरू से अंत तक रहो। अब बीच में भाग जाना इंसानियत है। मेरी ये बात झो यानशु के दिमाग पर और प्रेशर डालने के लिए थी। वो अभी मेरी लिमिट तक नहीं पहुंचा था। जब उसका दिल बिल्कुल टूट जाए तब इनर डीमन बनेगा। झो यानशु के दांत पीसने लगे। उसने गुस्से से मुझे घूरा। पास में गाओ जुन्यांग डर गए। लू चिंगझो, ये इतना जरूरी था? तभी आसमान में एक गोल्डन लाइट आई। गोल्डन ड्रैगन एनर्जी प्रकट हुई। जुजुनगू सु वानशिन ने निकाल ली। ये ड्रैगन एनर्जी बहुत दिनों से दबी हुई थी। बॉडी से फ्री होते ही उसने एक जबरदस्त दहाड़ लगाई। लिन कैनियो की गालों पर आंसू बह रहे थे। अब तक उसे नहीं पता था, सिर्फ प्यार पाने के लिए निकली थी, लेकिन ये हाल हो जाएगा। मैंने हाथ उठाया। जुजुनगू पर एक जबरदस्त फोर्स पड़ी। गोल्डन ड्रैगन एनर्जी मेरी हथेली पर घूमने लगी।
मैं हॉल से नीचे उतरा, लिन क्यान्यू की तरफ एक बार भी नहीं देखा। सीधे सु वानशिन के सामने आया। वानशिन, जोजुन गुलो। शिष्या गुरुजी को प्रणाम करती है। सु वानशिन घुटनों पर आई, दोनों हाथ आगे किए, आंखें भरी हुई थीं। दोनों हाथों से जोजुन गु को थाम लिया। गोल्डन लाइट चारों तरफ फैल गई। आसमान में शक्ति की लहरें उठीं। आसपास के सभी डिसाइपल्स की आंखों में जलन नहीं, बल्कि शुद्ध एडमिरेशन था, क्योंकि सु वांगशिन टियान लिंग सेक्रेड लैंड की पहली और सबसे पावरफुल शिष्या थी। वो इस बोन की असली हकदार थी। ये देखकर गाओ जुनयांग गुस्से में बोले, लू चिंगजो, तुम बहुत आगे बढ़ गए। जानते हो मैं किसके कहने पर आया हूँ? मुझे परवाह नहीं गाओ जुनयांग। तुम टियान लिंग सेक्रेड लैंड में आकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले हो क्या? गाओ जुनयांग ने कमर सीधी की और धीरे से एक नाम लिया। तो क्या तुम शुई शियान जोंग को भी? यह सुनकर मेरे मन में थोड़ी सोच आई। शुई शियान जोंग टियान लिंग सेक्रेड लैंड से भी पुराना और गहरे रूट्स वाला सेक्ट था। हजारों साल पुरानी बैकग्राउंड। आसपास के डिसाइपल्स भी आपस में बोलने लगे, अरे शुई शियान जोंग के नेता गु रोहान तो वूशेंग लेवल की तरफ जा रहे हैं। ये लड़का इतने बड़े से जुड़ा है। इस नॉवल की पावर लेवल्स थी वू टू, वूजे, वूशी, वू वांग, वुजन, वुशेंग, वुदी। हर मेजर लेवल में 10 माइनर लेवल्स। इससे ऊपर स्पेस ब्रेक करके ऊंची दुनिया में जाना, लेकिन रिसोर्सेज कम है, इसलिए पूरे महाद्वीप में वुजन लेवल भी बेहद कम मिलते हैं। वुशेंग लेवल तो बस कुछ ही है, सदियों पुराने बूढ़े जो सीक्रेट मेथड से जीते हैं। मैं अभी वुजन लेवल पर हूँ, वुशेंग तक और डिस्टेंस है, लेकिन गुरुहान शुशियनजोंग का 1000 ईयर जीनियस। मेरे मुंह पर एक ठंडी मुस्कान आई। इस दुनिया को जानने वाला मैं ही हूँ, उसकी असलियत भी मुझे पता है। तो शुई शेनजोंग ने तुम्हें भेजा है ताकि तुम इस लड़के के जरिए हमारी जोजुनगु हथिया सको। लू चेंगजो, बकवास मत करो। जोजुनगु लिन क्यान्यू ने खुद प्यार में झो यानशु को देने का वादा किया था। यह सुनते ही टियानलिंग सेक्रेड लैंड के सभी डिसाइपल्स एक साथ गुस्से में आ गए। अरे, इस सेक्ट की धरोहर को वो जैसे चाहे दे दे। क्या यह सेक्ट उसके बाप की है? लिन क्यान्यू बहुत बेशर्म है। जो यानशु ने उस पर ध्यान भी इसलिए दिया क्योंकि उसके पास जुजुनगु थी। अगर ये बोन नहीं होती तो वो उसकी तरफ देखता भी नहीं। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, जुजुनगु कभी लिन क्यानियो की थी ही नहीं। उसे इसे देने का कोई अधिकार नहीं था। गाओ जुनयांग, ये बात तुम इतनी आत्मविश्वास से कहो, क्या तुम्हारा दिमाग सही है? गाओ जुनयांग तुरंत मॉरल हाई ग्राउंड पर आ गए। टियान लिंग सेक्रेड लैंड, वादे से मुकरे, ये तो शर्म की बात है। उनकी बात सुनते ही मेरे चारों तरफ एक अजीब और पावरफुल पैटर्न उभरा। ये टियान लिंग सेक्रेड लैंड की किलिंग फॉर्मेशन से जुड़ रहा था। गाओ जुनयांग ये देखकर डरे। लू चेंगजो, जाती मत करो, जाती करके दिखाऊंगा। बिना रुके फॉर्मेशन की पावर गाओ जुनयांग पर गिरी। उनके मुंह से खून आ गया। नीचे खड़े झो यांशु ने यह देखकर घृणा को छुपाया। उसे लगा था कि जो बैकर आया वो मुझसे कमजोर निकला। मैंने गाओ जुनयांग को देखा। मुझे उनकी यह हालत पर कोई अफसोस नहीं था। गाओ जुनयांग ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें बता दूं, श्री शानजोंग ये माफ नहीं करेगा। जाने दो इसे, श्री शानजोंग पर छोड़ो। ये तो बस एक ढाल थी झो यांशु के लिए स्टोरी के हिसाब से। आगे चलकर झो यांशु के झगड़ों से उसके आसपास के सारे सेक्ट्स को तकलीफ मिली। झो यांशु जब काफी बड़ा हो गया तो शुई शनजोंग के नेता को भी साथ लेकर चला गया, अपना मैस छोड़ गया और शुई शानजोंग तबाह हो गया। झो यांशु और टियान लिंग सेक्रेड लैंड से जुड़े दुश्मनों की वजह से शुई शानजोंग को तबाह किया गया। यांशु भाई, इन सब से मत लड़ो, मुझे यहाँ से ले चलो। तभी लिन क्यान्यू झो यांशु के पास आई और साथ जाना चाहा। नहीं, तुम आराम करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। झो यांशु का चेहरा उदास हो गया। अब उसके लिए लिन क्यान्यू की कोई वैल्यू नहीं बची। लिन क्यान्यू को यह समझ आया, जूजुंगू गई तो प्यार भी चला गया। लिन क्यान्यू की आंखें लाल हो गईं। तुम बेवफा हो, मुझे छोड़ोगे? मैं ये देखकर अंदर से हंसा। देखो, तुम भी इतने बेवकूफ नहीं हो। आखिरकार समझ आया। गाओ जुनयांग ने उसे एक हाथ से उड़ा दिया। जूजुन गो गई, वो अब किसी काम की नहीं। लिन क्यान्यू तुरंत मेरे पांव पर आ गई। गुरुजी, आपने मुझे इतने साल पाला, माफ करो, एक मौका और दो। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। सु वानशिन को बस इतना कहा, इस परेशानी को यहां से हटाओ। जो यानशु बेहद गुस्से में था। उसने गाओ जुनयांग की तरफ देखा। अगर जुजुन गू नहीं मिली तो वो प्लान नहीं चलेगा। गाओ जुनयांग की माथे पर सोच आई। वो देख रहे थे झो यानशु फीलिंग्स पर नहीं, कैलकुलेशन पर चलता है। लिन कैन्यू के साथ उसका बिहेवियर देखो, क्या वो खुद के साथ भी ऐसा ही करेगा? गाओ जुनयांग के मन में एक संदेह आया। मैंने उनकी रिएक्शन देखी और मन में मुस्कुराया। गाओ जुनयांग इस बार जूजुन गू और फेंग हुआंग एग दोनों हथियाना चाहते थे। ओरिजिनल स्टोरी में झो यानशु टियानिंग सेक्रेड लैंड से लिन कैन्यू को लेकर निकलता था। फिर लिन कैन्यू की जुजुन गो की पावर से ताइहेंग शेनजोंग में रहकर उन्होंने 9 टर्न फीनिक्स एग खोजा, जो एक बाद में एक लड़की बनकर निकली, यू फोंगशी। वो भी उसके हैरम में आ गई और यू फेंची की मदद से टियान लिंग सेक्रेड लैंड के जो पावरफुल लोग पीछा करने आए सबको खत्म कर दिया। यू फेंची का पावर तो और भी ज्यादा था। उसके अंदर फीनिक्स ब्लड था। उसके 9 टर्न होली फ्लेम बॉडी डुअल कल्टीवेशन में अपने पार्टनर की कोर एनर्जी को प्यूरिफाई और कंडेंस कर सकती थी। इसी से झो यांशु बाद में तेजी से ग्रो करके टियान लिंग सेक्रेड लैंड के पावरफुल वॉरियर्स को भी डिफीट कर सका। लेकिन अब जुजुन गू के बिना वो ये चांस नहीं पा सकता। ठीक है, रुको,
गाओ जुनियांग ने गहरी सांस ली, सिचुएशन को समझा। उनका शुई शेन जोंग से मिला काम था, जो यानशु को जू जून गू दिलाओ और 9 टर्न फीनिक्स एग सक्सेसफुली हैच करो। सिर्फ जू जून गू की एंशिएंट एनर्जी ही फीनिक्स एग को हैच कर सकती थी। गाओ जुनियांग ने जिद पकड़ी, लू चेंग जो, आज जू जून गू तुम्हें देनी ही होगी, देना नहीं है, और अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो ताई हैंग शेनजोंग का नाम हटाने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। गाओ जुनियांग घबरा गए। तभी आसमान से एक काली छाया उतरी। टियानलिंग सेक्रेड लैंड बड़े पावर में हो, लेकिन शिष्या के प्यार मोहब्बत में भी दखल देते हो। ये एक बात करने वाला कौवा था, किसी का पालतू स्पिरिचुअल पेट। मेरे चेहरे पर नाराजगी आई। तू कहाँ से आया? मैं श्री श्यानजोंग का ग्रैंड एल्डर लिन सेन हूँ। सेक नेता के आदेश से कह रहा हूँ, जुजुन दे दो, काम हो जाए तो तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा। कौवे ने लालच दिखाने की कोशिश की। मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान। अच्छा, क्या रिवॉर्ड? 9 टर्न फीनिक्स की 3 बूंद ब्लड। कौवे ने स्मूथली बात की जैसे ये बहुत बड़ी बात हो। फीनिक्स ब्लड एक ऐसी चीज जो डेस्टिनी को बदल सकती है, क्वालिटी इंप्रूव कर सकती है। एक पूरे फीनिक्स में भी बस कुछ ही बूंदें होती हैं। शुई शेनजोंग और ताई हैंग शेनजोंग मिलकर यही हासिल करना चाहते थे, ताकि जो यानशु की हेल्प हो। लू चेंगजो, 3 बूंदे फीनिक्स ब्लड, ये तुम्हारी जू जुन गो से बढ़कर है। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। जो यानशु को बैकर देखकर हिम्मत आई, वो भी थोड़ा बाहर आया। ये देखकर गाओ जुनियांग की नजर में उसकी वैल्यू और कम हो गई। ऐसे मौका परस्त इंसान की वैल्यू गाओ जुनियांग को अब साफ दिख रही थी। मेरे मन में कोई लालच नहीं था। मैंने हाथ उठाया, वो कौवा पल में गायब हो गया। पूरा हॉल सन, क्या हुआ अभी? 2 पल बाद गाओ जुनियांग चिल्लाए, लू चिंगजो तुमने क्या किया? शुई शेनजोंग के आदमी को हाथ लगाया, अभी निकले यहाँ से। दोबारा कहने की जरूरत न पड़े। मुझे इन लोगों से अब बेहद नफरत हो रही थी। 3 बूंद फीनिक्स ब्लड से मुझे लालच देंगे? उनके लिए तो यह बिना कुछ दिए मिलने वाली डील थी। 9 टर्न फीनिक्स एग हैच हो तो बस ब्लड निकालो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। और मुझे जैसे बहुत बड़ा फेवर दे रहे हैं। बिल्कुल हाथ कंदन को आरसी क्या? लू चेंगजो, ये श्वेत शेनजोंग का अपमान है। जो यानशु तड़प उठा। उसे जू जुनगू और फीनिक्स ब्लड दोनों चाहिए थे। ये मौका दोबारा नहीं आएगा। गुस्से में उसने सबसे बेवकूफ चाल चली और दिखाकर डराना, लेकिन मुझ पर ऐसी चीजें काम नहीं करती। मैंने ठंडी आवाज में कहा, नीचे एक बूंद जबरदस्त प्रेशर गिरी। जो यांशु धरती पर दब गया। तुम्हारे वोटू लेवल से कोई जूजुनगू लेगा? ख्वाब देखना बंद करो। श्री श्यानजोंग मुझे जुजुनगू मर्ज करने में हेल्प करेगा। यह सुनकर मैं हंसा। हड्डी की जरूरत के लिए भी किसी और की मदद? इतने बेकार हो? गाओ जुनयांग ने बात बचाने की कोशिश की। जुजुनगू सिर्फ पावर नहीं, कैरेक्टर को भी टेस्ट करती है। मैंने ठंडे लहजे में कहा, इस जैसे कैरेक्टर को टेस्ट करना? हाँ, हंसी की बात है। मैंने गाओ जुनयांग को एक नज़र से देखा और चुप हो गया। गाओ जुनयांग ने सोचा, चलो जो यानशु को जू जंगू मर्ज करने का एक चांस दो। अगर कर ले तो पावर से वो खुद निकल जाएगा। बड़े बड़े सेक्ट्स की नज़र में मैंने बिना रुके सु वांगशिन को इशारा किया और सु वांगशिन जू जुनगू लेकर जो यानशु के सामने आई। लेकिन जो यानशु एकदम झिझक गया। उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। गाओ जुनयांग ने उसे चुपके से समझाया, बस जुजुनगू मर्ज करो, हम ताई हेंग शन जोंग की तरफ निकल जाएंगे। वहां से 10,000 माउंटेन्स में जाएंगे। टियानलिंग सीक्रेट लैंड भी वहां नहीं रोक सकेगा। गाओ जुनियांग ने यह प्लान दिया, लेकिन जो यानशु खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं था। जुजुनगू अभी उसके हाथ नहीं, फिनिक्स ब्लड भी नहीं। अभी वो बस एक साधारण इंसान है। क्या उसमें वो हिम्मत है? असल में जब डर ने उसे घेरा, जुजुनगू का कनेक्शन उससे टूट गया। ये था मेरा एक और तरीका, जो यानशु की किस्मत को तोड़ने का। शुरू, सु वानशिन ने ठंडे लहजे में कहा। उसने जुजुनगू में एनर्जी डाली। तेज गोल्डन लाइट चमकी। एक जबरदस्त फोर्स जो यानशु के दिमाग में घुसी। जो यानशु को लगा वो एक अकेले पत्ते जैसा है समुद्र में। जुजुनगू से निकलने वाली एक ब्रेथ भी उसे ऐसे हिला रही थी जैसे तूफान। 3 सांसें भी नहीं हुई, जो यानशु के मुंह से खून आया। वो घुटनों पर गिरा और दर्द से तड़पने लगा। ये देखकर सब हैरान रह गए। ये तो जीनियस था, लेकिन 3 सांस भी नहीं टिक सका। जुजुनगू 1 इंच भी नहीं हिली। मर्ज होना तो दूर की बात, क्या हुआ? गाओ जुनियांग अविश्वास से देखने लगे। शुई शेनजोंग ने जिसे जीनियस कहा, वो इतनी जल्दी टूट गया। गाओ जुनियांग ने झुंझलाकर जो यानशु के पास जाकर कहा, दोबारा ट्राई करो, हिम्मत मत हारो। नहीं हो सकता। जो यानशु ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ा डर था। गाओ जुनियांग को यह बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए। मैंने सु वानसिन को फिर सिग्नल दिया। दोबारा एक बार फिर गोल्डन लाइट जो यानशु के ऊपर घूमी और एक पल में जबरदस्त दर्द के साथ जो यानशु कांपने लगा, फिर बेहोश हो गया। रुको। गाओ जुनियांग ने सु वानशिन को रोका। वो जो यानशु की इस हालत से पूरी तरह निराश हो गए। मेरे चेहरे पर मुस्कान चांस आया, लेकिन काम में है। मैंने ठंडी नजरों से गाओ जुनियांग को देखा। जो यानशु पर कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट के बाद गाओ जुनियांग यहाँ रुकना नहीं चाहते थे। लू चिंगजो, तुमने ट्रिक्स चलाई, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जब शुई शियन जोंग को ये पता चलेगा, तुम्हारी पावर से ये मैटर खत्म नहीं होगा। उनकी ये बात मुझे एक पल के लिए भी इफेक्ट नहीं किया। गाओ जुनियांग को अब यहाँ का माहौल हॉस्टाइल लग रहा था। फिनिक्स एग हैच होना जरूरी था, वो जाना चाहते थे।
लेकिन जाने से पहले मैंने ऐसी बात कही जो सीधे दिल पर लगी। गाओ जुनियांग, तुम्हारी अक्ल थोड़ी कम है। इतने साल बाद भी कोई ग्रोथ नहीं, और किस स्टार को साथ लेकर आए हो ये भी नहीं पहचाना। गाओ जुनियांग, अगर तुम अपने सेक्ट को बर्बाद नहीं करना चाहते तो इस झाड़ू को छोड़ दो, वरना एक दिन ये तुम्हें भी कीचड़ में खींच लेगी। ये बात बहुत कड़वी थी, लेकिन जो यांशु अभी भी सोच रहा था बस मुझे बुरा कहा जा रहा है। वो गुस्से से मुझे देखता रहा। गाओ जुनयांग को यह सब सुनकर दिल में खटका लगा। वो और जो यानशु मिलकर कुछ नहीं कर पाए, और ताई हिंग शियनजोंग की रेपुटेशन भी इस चक्कर में गई। अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। जो यानशु ने देखा सिचुएशन उसके हाथ से निकल रही है तो वो चीखने लगा, टियानलिंग सेक्रेड लैंड, आज की यह बेइज्जती मैं 100 गुना वापस करूंगा। गाओ जुनयांग ने भी कहा, लू चिंगजो, 3 बूंद फीनिक्स ब्लड, ये तुम्हारी जू जुनबू से बड़ी है। शायद तुमने ये बहुत महंगी कर दी। तब मुझे लगा ठीक है, साफ बात करते हैं। 9 टन फीनिक्स एग, जू जुनबू की एंशिएंट एनर्जी। तुम सोचते हो मुझे नहीं पता? क्या सिर्फ श्री शेनजोंग ही समझदार है, बाकी सब बेवकूफ़ हैं? ये सुनकर गाओ जुन्यांग का चेहरा पल भर में बदल गया। तुम क्या करना चाहते हो? करना क्या है? जुजुनगू मेरे पास है। ये मेरा तियानलिंग सेक्रेड लैंड का चांस है। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। गाओ जुन्यांग और घबराए। 9 टर्न फीनिक्स एग उनका सबसे जरूरी मिशन था। शुई शेनजोंग ने यह टास्क दिया था। अगर वो फेल हो गए जो यानशु पर तो बड़ी सजा नहीं आएगी, लेकिन खुद गाओ जुन्यांग को बहुत झेलना पड़ेगा। मैं वार्निंग देता हूं, सिर्फ ताई हेंग शेनजोंग नहीं, हुआंग फिंग शान और चिंग यून केव के पावरफुल भी आएंगे। तुम्हारी कोई और चाल है तो हम भी तैयार हैं। हुआंग फिंग शान और चिंग यून केव, ये भी बड़े सेट्स थे, तियानलिंग सेक्रेड लैंड से थोड़े छोटे। माहौल एकदम टाइट हो गया। कई डिसाइपल्स डर गए, अगर लड़ाई हुई तो हमें नुकसान होगा। लेकिन मुझे सब पता था, फीनिक्स एग जोजुनबू के बिना हैच नहीं होगा। अगर मैं नहीं गया तो क्या कोई और कर सकता है? मेरे मुंह पर मुस्कान। फीनिक्स एग सिर्फ जोजुनबू से हैच होता है, बिना मेरे किसका दम है? ये सुनकर जो यानशु को एक आइडिया आया। लू चिंगजो, हिम्मत हो तो आओ 10,000 माउंटेन्स में। हम वहाँ तीनों सेक्ट्स के साथ तुम्हारा इंतजार करेंगे। वहाँ 3 बड़े सेक्ट्स के पावरफुल लोग मुझे घेर कर खत्म करेंगे, और जू जुनगू भी उसे मिल जाएगी। जो यानशु का यही प्लान था। ठीक है, तो जाता हूँ। जो यानशु की ये सोच मैं पहले से जानता था। ऐसे ओपनली सोचने वाले को समझना कोई मुश्किल नहीं। गाओ जुन्यांग हैरान हुए, इसने मान लिया? उन्हें जो यानशु ने आंख से इशारा किया, समझ गए। अच्छा, तो गाओ जुन्यांग 3 दिन बाद मिलते हैं, घबराना ही। गाओ जुन्यांग ने ठंडी आ लेते हुए जो यानशु को लेकर वहां से उड़ान भरी। हवा में जाते हुए गाओ जुन्यांग ने कहा, जो यानशु, ये तुमने ठीक नहीं किया। लू चिंगजो को बुलाकर तुमने प्लान को रिस्क में डाला। जो जुनगू तो उसके पास है ही, हाथ नहीं आई। फिनिक्स ब्लड भी नहीं। जो यानशु का मन मुझसे नफरत से भरा था। उसे अभी भी लग रहा था शुई शेनजोंग और बाकी सेक्स मिलकर मुझे खत्म कर सकते हैं, फिर जूजनगू भी मिल जाएगी। असल में फिनिक्स एग हैच होने के लिए ह्यूज एनर्जी चाहिए। हुआंग फोंग शान और चिंग यून केव ने फिनिक्स ब्लड पाने के लिए ढेर सारी रेयर हर्ब्स और आइटम्स इकट्ठे किए थे। ताई हेंग श्यानजोंग ने भी यही किया। शुई शिनजोंग ने जो यंशु के लिए एक चानकुन लॉक भी बनाया था, जिससे न्यूबॉर्न फिनिक्स को बाइंड करके उसे मास्टर माना जा सके। ओरिजिनल स्टोरी में जो यानशु को एक बेहद पावरफुल गार्ड मिलती थी, लेकिन बहुत ज्यादा ब्लड निकालने की वजह से और बिना रोक टोक के उसकी कल्टीवेशन में यूज होने से वो फिनिक्स बस वू शी लेवल पर रह गई। आगे चलकर जो यानशु उससे भी आगे निकल गया। दोनों तेजी से 10,000 माउंटेन्स के अंदर पहुंचे। वहां पहले से 2 लोग खड़े थे। एक, पीले रंग का मुंह, छोटा कद, काला रोब। यह था हुआंग फैनसान का इस पीढ़ी का मास्टर, डू यानवे। दूसरी, खूबसूरत चेहरा, चालाक आंखें, हल्के पीले फ्लोइंग ड्रेस में, ये थी चिंग यून केव की केव मास्टर हाओ हुआन। उन दोनों ने जो यानशु को ऊपर से नीचे तक देखा। जो यानशु के बारे में वो पहले से जानते थे, शुई शियानजोंग के नेता से कनेक्शन है, इसलिए दोनों का बिहेवियर बेहद वार्म था। ये जो यानशु है, बिल्कुल इंप्रेसिव। इतनी छोटी उम्र में वो टू पीक तक पहुंचना, बड़ा होकर बहुत आगे जाएगा। ये बात सुनकर गाओ जुन्यांग के होंठ कांपे। जो यानशु की कल्टीवेशन अच्छी दिखती है, खासकर इस उम्र में, लेकिन इतनी तारीफ जरूरी नहीं थी। उनके सेट में इससे बेहतर जीनियसेस बहुत है। ये तारीफ पूरी तरह श्री शियानजोंग के रिस्पेक्ट की वजह से थी। गाओ जुन्यांग को असल में शुरू में जो यानशु से अच्छे रिलेशंस बनाने थे, लेकिन जब एक्चुअली देखा, निराशा ही हाथ आई। मैं दोनों सीनियर्स को नमस्ते करता हूँ। एल्डर्स के सामने जो यानशु बिल्कुल स्मूथली गया। पहले का झगड़ा लड़ाई सब भूल गया। दुयानवे ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा बच्चा है। यह सुनकर गाओ जुन्यांग से बिल्कुल रहा नहीं गया। दरअसल हम थोड़ा जल्दी बात करना चाहते हैं। हम तियानलिंग सेक्रेड लैंड गए थे, लेकिन जो जुनगू नहीं मिली। उल्टा लू चिंगजो ने कहा वो हमसे फिनिक्स एग को लेकर compete करेगा। दुयानवे को थोड़ा अजीब लगा। उसे नहीं पता था श्री शानजोंग्स में मुझे इसका कोई कारण नहीं दिखता। जो यानशु ने बात बढ़ाई, जानता था लेकिन मानता नहीं। हमने उसे बताया कि हुआंग फेंग शान और चिंग यून केव भी हैं। उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। दु यानवे और हाओ हुआन के चेहरे एकदम कड़े हो गए। लू चिंगजो इतना घमंडी है? हाँ, वो किसी को नहीं मानता। श्री शियानजोंग के ग्रैंड एल्डर के स्पिरिचुअल पेट को भी उसने खत्म कर दिया। जो यानशु ये बात बता रहा था, चेहरे पर एक भी शर्म नहीं।
ये सुनकर पहले जो थोड़ा हिचक रहे थे, हाओ हुआन और दु यानवे दोनों ने फर्म डिसीजन ले लिया। अगर वो आया तो हम उसे खत्म कर देंगे। जू यानशु के होठों पर एक छुपी हुई मुस्कान आई। पास में गाओ जुनियांग चुप रहे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था जो यानशु ने मेरे साथ क्या किया। वो क्लियरली ट्रबल मेकर था, लेकिन अभी उसने कुछ ही बातों में बाकी दोनों को भड़का दिया। यह इंसान आगे चलकर और बड़ी प्रॉब्लम्स लाएगा। गाओ जुनियांग ने तय किया, यह काम खत्म होने के बाद जो यानशु से ज्यादा नहीं उलझेंगे, वरना खुद को नुकसान। जो यानशु पूरी तरह बदले के ख्याल में था। उसे बाकी कुछ नहीं दिखा। दियानवे ने हाओ हुआन की तरफ देखा। तुम्हारे पास कुंतियान फॉर्मेशन के 36 फ्लैग्स हैं। हाओ हुआन ने तुरंत थाने से हिलाया। बिल्कुल, फिनिक्स एक्ट के लिए पूरी तैयारी की है। उसने स्लीव उठाई, एक झटके में 36 फ्लैग्स प्रकट हुए। उंगली हिलाई, सारे फ्लैग्स चारों तरफ उड़ गए और जंगल को सील कर दिया। बढ़िया, मैं भी कुछ करता हूँ। दुयानवे ने हाथ से मुद्रा बनाया। एरिया में एक थिक एनर्जी भर गई। ये देखकर गाओ जुन्यांग थोड़ा रिलैक्स हुए। मैं इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करता हूँ। गाओ जुन्यांग की एक मूव, वो फॉर्मेशन के सेंटर में चले गए। जितना बड़ा कल्टीवेशन लेवल, उतना ज़्यादा कंट्रोल। बाकी दोनों ने एग्री किया। जो यानशु नीचे खड़ा था, पावरफुल लोगों का ट्रैप देखकर उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन आई। एक रिक्वेस्ट है, लु चिंगजो एक फेक जेंटलमैन है। उसे मैं खुद अपने हाथों से खत्म करना चाहती हूँ। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल, जैसे ही वो फॉर्मेशन में आ जाए हम उसे ट्रैप करेंगे, फिर जो चाहो। उन्हें जो यानशु के साथ फ्रेंडली रहना था, इसलिए ये भी मान लिया। जो यानशु ने खुशी से सिर हिलाया। बहुत शुक्रिया, आगे कभी जरूरत पड़े बताइएगा। उन्हें लगा जो यानशु बहुत जनरस है। वो हंसे। जरूर। दूर गाओ जुन्यांग ये सब देखते रहे। कुछ कहने का मन नहीं था। दूसरी तरफ जो यानशु के जाने के बाद टियान लिंग सेक्रेड लैंड में सब शांत हो गया। मैंने सु वानशिंग को पास बुलाया और 10,000 माउंटेन्स जाने की बात कही। जल्दी जोजुनगू मर्ज करो, फिर मेरे साथ चलना। सु वानशिंग थोड़ी झिझकी। गुरुजी, अगर मैं जोजुनगू की एंशिएंट एनर्जी एक्टिवेट नहीं कर पाई, फिनिक्स एग हैच न हुआ, तो क्या करें? बेहतर है आप खुद रखो। उसकी ये बात सुनकर मन में कुछ फील हुआ। कोई और होता तो जुजुनगू पाकर छोड़ता नहीं, लेकिन सु वानशिन ने कहा ओवरऑल प्लान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैरेक्टर लिंक क्यान्यू जैसी कृतखानों से बिल्कुल अलग था। जो मैंने दिया वो रखो, बस मेहनत से कल्टीवेट करो, यही काफी है। 2 दिन बाद सु वानशिन ने पूरी तरह जोजोनगू को मर्ज कर लिया। ये देखकर मैं सु वानशिन को लेकर 10,000 माउंटेन्स की गहराई में पहुंचा। वहां पहले से ट्रैप बिछाया जा चुका था। दूर से ही उस घाटी में घना कोहरा दिखा। गाओ जुन्यांग और बाकी लोग एकदम सामने आ गए। गाओ जुन्यांग ने ठंडे लहजे से कहा, लू चिंग्सो सच में आ गए। क्यों नहीं आता? एक साथी क्राउड से कौन डरता है? ज्यादा घमंड। इससे पहले डू यानबे और हाओ हुआन बोलते। जो यानशु सबसे पहले कूद पड़ी। तुम दोनों को नजरअंदाज करके यहाँ घमंड दिखा रहे हो, अब पछताओगे। ये सुनकर डू यानबे और हाओ हुआन दोनों बहुत गुस्सा हुए। लू चिंग्सो, तुम हुआंग फेंग शान और चिंग यून केव को भी कुछ नहीं समझते? तहिंग शेन जोंग को मिलाकर तीनों को? मैंने माथे पर थोड़ी खिंचाव महसूस की। अरे, मैंने ये कब कहा? कुछ दिन में ये जो यानशु ने मेरे बारे में बहुत कुछ कह दिया था। मैंने कहा बातें मेरी थीं, लेकिन मीनिंग कुछ अलग थी। इस तरह झूठ बोलने से तबीयत खराब होती है। ये सुनकर वो दोनों एक सेकंड रुके। उनके मन में शक आया। जो यानशु ने एक तरफा बात कही थी। उन जैसे कल्टीवेशन लेवल के लोग हमेशा नेगोशिएशन पसंद करते हैं, सीधे लड़ाई नहीं। जो यानशु ने उन्हें भड़काया था, लेकिन वो ट्रूथ एक तरफा थी। शायद ये जो यानशु हमें इस्तेमाल कर रही है। ये सोचकर दोनों कंफ्यूज हो गए। आमतौर पर इनके लेवल के लोग बड़े ईगो वाले होते हैं, लेकिन समझदार भी। कोई भी बेकार के लिए झगड़ा नहीं चाहता। अगर जो यानशु ने उकसाया ना होता तो शायद कुछ सेटल करने की कोशिश होती। एक पल बाद दोनों को और डाउट हुआ, जो यानशु ने एग्जैक्टली क्या कहा था। जो यानशु को समझ आया सिचुएशन उसके फेवर में नहीं जा रही। उसने जल्दी से फिर भड़काने की कोशिश की। हमने तुम्हें बताया था हुआंग फेंग शैन और चिंग यून के आएंगे, तब तुमने क्या कहा? अब डर लग रहा है, इसीलिए बच निकलने की कोशिश। मुझसे पहले कुछ बोलने का मौका नहीं मिला। जो यानशु ने मुझे कॉर्नर कर दिया। मैंने कहा मुझे कोई डर नहीं है, और तुम जैसी जो किसी के पीछे छुपकर हीरो बनती हो, यह तो और शर्म की बात है। जो यानशु को मेरी बात से खून उबलने लगा, लेकिन मेरी नजर पड़ते ही उसकी पीठ ठंडी हो गई। पावर का फर्क बहुत बड़ा था। दुयानवे एक कदम आगे बढ़ा। लू चिंगजो, अगर दम है तो हमसे लो। एक जूनियर पर ऐसे मत पड़ो। जूनियर? हाँ हाँ, मुझे ऐसे दुनिया का सबसे अच्छा जोक सुना, यही जूनियर। मेरी शिष्या को बहकाई, सेक्ट की धरोहर चुराने आई। अगर मुझे पहले पता ना होता, टियान लिंग सीक्रेट लैंड का खजाना उसके हाथ में जाता। ये जूनियर नहीं है, ये सबसे बेशर्म इंसान है। मेरी बात में वन था, डायरेक्ट और फैक्चुअल। जो यानशु की बातें हमेशा मुझे बुरा भला कहा जैसी वेग थीं, मेरी बातें स्पेसिफिक थीं। डुयानवे और हाओ हुआन एकदम हेजिटेट करने लगे। मेरे जैसा कोई ऑनेस्ट ही दिखता है, जो यानशु जैसा झूठा। गाओ जुन्यांग, तुम कुछ नहीं बोल रहे? हाओ हुआन ने अचानक गाओ जुन्यांग से पूछा, जो इन दिनों बिल्कुल चुप थे। मुझे क्या कहना है? तुम्हें जो लगे, मुझसे कोई लेना देना नहीं। गाओ जुन्यांग इस पूरे मामले से निकलना चाहते थे, बस फीनिक्स ब्लड चाहिए था। अब जो यानशु से उन्हें कोई लगाव नहीं। ये सुनकर दु यानवे और हाओ हुआन को और टेंशन हुई। गाओ जुन्यांग कुछ जानते हैं बोल नहीं रहे, जरूर जो यानशु ने कुछ किया। चलो, पहले जोजुनगू से फीनिक्स एग हैच करते हैं।
आगे की बातें बाद में। मुझे पता था ओरिजिनल स्टोरी में जो यानशू जिसकी भी मदद लेता था, बाद में हुआंग फोंग शान और चिंग यून केव जैसे सेक्ट्स को भी उसने इग्नोर किया। जब उन्हें दुश्मनों ने घेरा, जो यानशू ने हाथ भी नहीं बढ़ाया। अगर उन्हें अभी याद आए तो वो सर्टनली रिग्रेट करते। गाओ जुन्यान ने शांत आवाज में कहा, इसे अंदर आने दो। दु यानवे और हाओ हुआन सतर्क थे, लेकिन जो यानशू को साथ लेकर अंडरग्राउंड केव में घुस गए। इस केव के चारों तरफ तेज आग थी, आम जानवर पास भी नहीं जाते। लेकिन इन पावरफुल लोगों के लिए ये कोई बैरियर नहीं था। मैंने एक रास्ता बनाया और अंदर घुसा। अंदर जाकर देखा, एक इंसान के साइज जितना बड़ा एग था। उस पर फायर रेड पैटर्न्स थे। लगातार आग की लपटें उठ रही थी। वो एग आग के बीच में खड़ा था। आसपास की जमीन उसकी हीट से झुलस गई थी। यही है 9 टर्न फीनिक्स एग। मैंने सू वांचिन को कहा, जाओ। सू वांचिन तुरंत आगे बढ़ी। जोजुनबू की पावर एक्टिवेट की। लू चेंगजो, आखिरी चांस। 3 बूंद फीनिक्स ब्लड दे सकते हैं जोजुनबू, और फीनिक्स एग दोनों छोड़ दो। इसी वक्त गाओ जुनियांग ने फिर एक डील रखी। अगर जूजुनबू से फिनिक्स एग हैच हो जाए तो 3 ड्रॉप्स फिनिक्स ब्लड मुझे मिलेंगी, और 9 टर्न फिनिक्स सो यानशु को। शुई शेनजोंग का नेता गु रोहान, ये उसका डायरेक्ट ऑर्डर था। जो यानशु बहुत नाराज थी। उसे नहीं पता था गाओ जुन्यांग अब उसके साइड पर नहीं थे। असल में इन कुछ दिनों में जो यानशु को क्लियरली महसूस हुआ था कि गाओ जुन्यांग उससे दूर हो रहे हैं। उसने सोचा वो उसकी कैपेबिलिटी देखकर इंप्रेस नहीं, इसलिए उसने कंक्लूड किया गाओ जुन्यांग एक अपॉर्चुनिस्ट है। जो यानशु को नहीं पता कि वो खुद सबसे बड़ी अपॉर्चुनिस्ट है। गाओ जुन्यांग ने हल्के से माथे पर बल डाला। मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये कर रहा हूँ। अगर हम लड़े तो क्या तुम सरवाइव करोगी? मैंने हल्की मुस्कान के साथ जो यानशु को देखा। लड़ना भी हो सकता है। यह सुनकर गाओ जुन्यांग और दू यानवे सब अलर्ट हो गए। मतलब? कोई मतलब नहीं, बस तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करना। फिनिक्स एग हम सब देख रहे थे, अचानक उस पर रेड ग्लो होने लगा। यह ग्लो बढ़ता जा रहा था। आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी में बड़ी हलचल होने लगी। एग में एक बहुत बड़ी एनर्जी स्ट्रीम आने लगी। मैंने ठंडे लहजे में कहा, अब वक्त आ गया है। अरे, क्या इसके पास कुछ नहीं है? हाओ हुआन गुस्से में मुझसे बोली। हाँ, मैंने कंधे उचकाए, तुम सब लाए, मुझे क्या लाना था? मुझे पता था स्टोरी क्या है। मुझे कुछ लाने की जरूरत नहीं थी। बाकी सब, शुई शेनजोंग हो या ताई हेंग शेनजोंग, सभी ने फिनिक्स एग के लिए ढेर सारी रेयर हर्ब्स और मटेरियल्स लाई। लेकिन मैं खाली हाथ आया। लोगों ने गुस्से से मुझे घूरा। फिनिक्स एग हैच होना शुरू हो चुका था। फिनिक्स ब्लड की बात बाद में, पहले काम। गाओ जुन्यांग ने अपनी बेल्ट बैग निकाली और मटेरियल्स की एक नदी सी फिनिक्स एग के ऊपर बने वर्लपूल में जाने लगी। वो मटेरियल्स तुरंत टूट टूट कर पॉइंट्स ऑफ लाइट बन गईं और फिनिक्स एग में समा गईं। अगर मटेरियल्स नहीं डालें तो फिनिक्स ब्लड बहुत कम होगी, बांटने लायक नहीं। मेरे होठों पर मुस्कान। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा था। जितनी मटेरियल्स ये डालेंगे फिनिक्स एग उतना पावरफुल हो जाएगा, बशर्ते कि बीच में फिनिक्स ब्लड ना निकाली जाए। एक एक करके सबने अपनी अपनी मटेरियल्स डाली। तब फिनिक्स एग के शेल पर पहली दरार आई। कड़कड़ की आवाजें आने लगीं लगातार। तभी जो यानशु ने कमर से एक बेल्ट निकाली। ये था शुई शानजोंग का च्यान कुन लॉक। इससे फिनिक्स को बाइंड करके उसे मास्टर बनाया जा सकता था। लेकिन तभी अचानक एक जबरदस्त फोर्स ने जो यानशु के हाथ से च्यान कुन लॉक झटक दिया, और मेरी एक स्नैप, च्यान कुन लॉक बबल की तरह फट गया। नीच इंसान, ये देखकर तीनों एक साथ मुझ पर झपटे। कुनशियन फॉर्मेशन एक्टिवेट। आसमान से चेन्स उतरे। मैंने ठंडी हाँ में कहा, इतने छोटे ट्रिक्स। सेक्ट की प्रेशियस सोर्ड टियान लिंग सोर्ड मेरी पीठ से उड़ी और अनगिनत चेन्स को काट डाला। साथ ही एक ह्यूज एनर्जी चारों तरफ फैली। दु यानवे और हाओ हुआन दोनों वुआंग लेवल इस फोर्स में उड़ गए। सिर्फ गाओ जुन्यांग कुन टियान फॉर्मेशन को कंट्रोल करते रहे। मुझे ट्रैप में बंद किया। मेरी पावर बहुत बड़ी थी, लेकिन वो भी अच्छी तैयारी में थे। एक तलवार के बाद मुझे लगा मेरी इंटरनल एनर्जी स्लो हो रही है। दु यानवे ने पहले ही पूरी वैली में एक स्पेशल एनर्जी भर दी थी, और थोड़ी देर में ही मेरी मूव्स ब्लॉक होने लगी। मैं हवा में फ्रीज हो गया। नीचे जो यानशु चिल्लाई, जल्दी खत्म करो। लेकिन अगले ही पल रेड फ्लेम्स मेरे चारों तरफ आईं और एकदम फट गईं। उस वैली की सारी स्पेशल एनर्जी जल गई। यह सीन देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। गाओ जुन्यांग हैरान होकर चिल्लाए, ये कैसे? 9 टर्न फीनिक्स तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है? बताना भूल गया था। वो फीनिक्स एग अभी हैच नहीं हुई, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस पहले से जाग गई है। च्यान कुन लॉक नहीं रहा, वो खुद डिसाइड करेगा। वो शुरू से ही इतनी पावरफुल है कि पैदा होते ही एक टॉप टियर कल्टिवेटर बन सकती है। लेकिन उसका ब्लड अगर तुम लोगों ने ले लिया, उसकी लेवल कई लेवल्स गिर जाएगी। वो फ्यूचर में तुम्हारी हाथों की कठपुतली बनेगी। अगर वो तुम होती तो तुम किसे चूज करती? फीनिक्स क्रैक होने की आवाजें और तेज होने लगी, बस टूटने वाली थी। इसी वक्त जो यानशु ने एक काली टैबलेट निकाली। उसने जहरीले लहजे में कहा, तुम सब बेकार निकले। उसने जोर से टैबलेट तोड़ी और वर्लपूल में फेंक दी। दु यानवे और हाओ हुआन ने हैरान होकर पूछा, ये क्या था? जो यानशु ने जवाब नहीं दिया। लेकिन आगे स्पिरिचुअल एनर्जी का वर्लपूल बहुत गहरे काले रंग का हो गया, पल भर में बिल्कुल काला। जो यानशु ने एंगुली जितना बड़ा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट निकाला और बजाने लगी। ड्यो मिंगू लाइफ स्टीलिंग पैरासाइट।
गाओ जुन्यांग ने सबसे पहले पहचाना। मेरे माथे पर भी बल पड़ा। ओरिजिनल स्टोरी में तो जो यांशु फीनिक्स एग मिलने के बाद नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ती थी, कोई एक्स्ट्रा सिनेरियो नहीं था। लेकिन ये फीनिक्स एग कंफर्म करवाने के लिए शुई शेन जोंग ने उसे ये डुओ मिंगू दे दिया। ये पैरासाइट बेहद रेयर है। इसे बनाने के लिए हजारों जानें ली जाती हैं। एक बार यूज हुई तो दुश्मन का ब्लड लाइन पावर छीन लेती है। बहुत से कल्टिवेटर्स इसे पाना चाहते हैं। लास्ट टाइम ये 1000 साल पहले देखी गई थी। ये सुनते ही दु यानवे और गाओ जुन्यांग दोनों चिल्लाए, बेवकूफ, अगर डियो मिंगू चली तो फीनिक्स ब्लड हम तक नहीं पहुंचेगा। डियो मिंगू यूज होने के बाद फीनिक्स ब्लड जो यानशु अकेले लेगी। जब तक जो यानशु को मारो नहीं, ब्लड नहीं मिलेगा, तब उनकी सारी मेहनत और ढेर सारी मटेरियल्स बर्बाद। दु यानवे और हाओ हुआन को गाओ जुन्यांग का पहले जो यानशु के साथ ठंडा बिहेवियर याद आया। उन्हें पहले से अंदाजा था। इतनी इंटेलिजेंस के बावजूद गाओ जुन्यांग क्यों कोल्डली बिहेव करते थे, अब समझ में आया। जो यानशु एक वाइट आइड वुल्फ थी जो बस अपना काम निकालती है। जो यानशु ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने चांस दिया था लेकिन तुम लोगों ने नहीं लिया, इसमें मेरी गलती नहीं। ये ब्लैक एनर्जी जो यानशु की तरफ बढ़ने लगी। हाओ हुआन और दु यानवे ने मेरे साथ लड़ना छोड़ा। गाओ जुन्यांग का चेहरा भी बुरा हो गया। उन्होंने जो यानशु के लिए इतना किया था और उसने पलटकर धोखा दिया। सब हट जाओ। मैंने सिर हिलाया और एक कदम आगे आया। अच्छा हुआ मैंने एक्स्ट्रा प्लान रखा था। मैंने धीरे से ऊपर सु वानशिन को देखा। सु वानशिन ने तुरंत कपड़ों के अंदर से एक छोटी पोर्सिलेन बॉटल निकाली। उस पर एक क्रिस्टल क्लियर विलो ब्रांच थी। बॉटल में 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर थे। सुवांशिन ने बिना किसी झिझक के तीनों ड्रॉप्स फीनिक्स एग पर डाल दिए। साथ ही विलो ब्रांच भी जैसे सिग्नल मिला, खुद कर फीनिक्स एग पर जड़ जमा गई। एक विलो ट्री की छाया प्रकट हुई। आसपास की काली एनर्जी को रोक लिया। फीनिक्स एग पर रेड एनर्जी उमड़ आई। विलो ड्रॉप्स के साथ मिलकर वो और ज्यादा पावरफुल हो गई। ड्यू मिंगू को एक झटके में जला दिया। यह सब देखकर सबकी आंखें फट गईं। गाओ जुन्यांग अविश्वास से बोले, ये कैसे? तुम्हारे पास लियू शेंग का अवशेष कहां से आया? जरूरी है तुम्हें बताना? जो यांशु के फ्यूचर के बारे में सोचो, उससे बहुत बड़ी एंशिएंट सेक्ट्स के रूइंस मिले थे। मुझे इतनी बड़ी कल्टीवेशन है, मैं थोड़ा पहले जाकर एक्सप्लोर कर सकता हूँ। उन्हीं में से लियू शेंग का केव था। उसमें लियू शेंग का अवशेष और 3 वाटर ड्रॉप्स थे जो दुनिया के हर तरह की ईवल को ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन जो यांशु के चांसेस मैं सीधे नहीं छीन सकता। उसके पास हेवनली डाओ प्रोटेक्शन है। अगर उसके चांसेस डायरेक्ट लिए तो टियान लिंग सीक्रेट लैंड की ग्रोथ रुक जाएगी। इस बार फीनिक्स एग पक्का मिले, इसके लिए मैंने सेक्ट की प्रेशियस क्वी टियान मिरर को तोड़कर यह हासिल किया। असल प्लान था 9 टर्न फीनिक्स एग। इतनी मटेरियल्स अब्सॉर्ब करने के बाद अंदर बहुत सारा रेजिड्यू रह सकता था, तो एक ड्रॉप वाटर से उसे प्यूरिफाई करके हायर कल्टीवेशन पॉसिबल होती। बाकी 2 ड्रॉप्स गाओ जुन्यांग जैसे लोगों से लड़ते वक्त अपनी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए। लेकिन शुई शियान जोंग तो और आगे निकला। डियो मिंगू दे दिया। इसलिए शुक्र है एक एक्स्ट्रा प्लान था। मैंने गहरी सांस ली। फीनिक्स एग हैच हो रही थी, जल्दी यहां से निकलना था। जो यंशु गुस्से में चिल्लाए। उसने अपना वेस्ट बैच तोड़ दिया। ये देखकर गाओ जुन्यांग और बाकी सबकी त्योरियां चढ़ गईं। जो यंशु के पास शुई शेन जोंग का बैच था। यह बैच जब उसकी जान को खतरा हो तब यूज करने के लिए था। उससे पास के किसी सीनियर को सिग्नल जाता और वो आकर बचाता। लेकिन मुझे घेरने के लिए उसने इसे अभी तोड़ दिया। बैच से एक कलरफुल लाइट निकली और दूर उड़ गई। उसी वक्त फीनिक्स एग पूरी तरह टूट गई। अंदर से निकली एक रेड ड्रेस में एक खूबसूरत लड़की। उसका चेहरा बेहद स्टनिंग था। रेड ड्रेस उसके परफेक्ट फिगर पर थी। जब सब बहुत कॉशियस होकर उसे देख रहे थे, एक बर्निंग और पावरफुल एनर्जी ने सब पर एक साथ प्रेशर डाली। ये प्रेशर इतनी बड़ी थी कि डू यानवे और हाओ हुआन जैसे पावरफुल लोग भी अंदर से हिल गए। वू वांग लेवल और अभी जन्मी हुआ है, ये कैसा ब्लड लाइन है? लड़की की रेड आइज ने सबको स्कैन किया, फिर धीरे से नजर मुझ पर टिकी। वो विलो ब्रांच तुम थे? हाँ, मैंने शांत आवाज में सिर हिलाया। सबकी नजरों के सामने वो लड़की धीरे धीरे मेरे सामने आई और उठे टेक दिए। यू फेंगशी आपका शुक्रिया करती है। अगर आप अलाउ करें तो मैं 100 साल तक आपकी सेवा में रहूंगी। ये सुनते ही सबके चेहरे बिगड़ गए। इनमें सबसे ज्यादा तड़पी जो यशु। उसने गुस्से में यू फेंगशी को टोका, क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? ये रेयर हर्ब्स किसने डाली? किसने तुम्हें वू वैंग लेवल तक हैच करने में मदद की? यू फेंगशी ने ठंडे लहजे से कहा, तुम सब यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि तुम्हें मेरा फीट्स ब्लड चाहिए था। ये मुझे नहीं पता। सब कुछ मुझे पहले से पता था। ये सुनकर सब चुप हो गए। मैं इस लोगों से और नहीं उलझना चाहता था। एक विलन को बेकार में हीरो को काउंटर करने का मौका नहीं देना चाहिए। चलो। मैंने सु वानशिंग का हाथ पकड़ा और यू फेंगशी को लेकर चलने लगा। दूर गाओ जुन्यांग और दू यानवे किसने हाथ नहीं उठाया। ओरिजिनल स्टोरी में उनके पास चांस था, 2 वू वांग 1 वुजुन। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई थी। मेरे साथ एक और वुवांग आ गई। उनकी जीत की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई और अभी फाइट करके अगर जीतें भी तो फीनिक्स ब्लड नहीं मिलेगा। ये पहले ही वुजुन लेवल में एंटर कर चुके थे। शुई शिनजोंग में 1000 साल का सबसे बड़ा जीनियस माना जाता था। मुझे भी इसे कंफर्म किल करने में उतना आसान नहीं होता। ओरिजिनल स्टोरी में जो यानशु ने ताइहेन शिनजोंग को तबाह करके भागने के बाद शुई शिनजोंग में शाओयुन के अंडर आ गई। ये शाओयुन गु रुहान का एक डिवोटेड फॉलोअर था, सालों से इसकी बेहद केयर करता था। लेकिन बाद में जो यानशु ने सेक्ट नेता गु रुहान को अपने साथ ले लिया। श्री शिनजोंग पर जो यानशु की वजह से दुश्मन आए। शाओयुन ने अकेले लड़ा
और अंत में शुई शेनजोंग की रक्षा में जान गंवाई। न जाने उस बेचारे के मन में क्या था जब वो मरा। चूंकि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, इसे हटाना भी पॉसिबल होना चाहिए। पहले मुझे थोड़ी चिंता थी, लेकिन उसे देखकर मन में एक नया इंटरेस्ट जाग गया। अगर जो यानशु और शाओ युन के बीच पहले से क्रैक आ जाए तो क्या जो यानशु की प्रोटेक्शन कम होगी? नीचे जो यानशु शाओ युन को देखकर जैसे डूबते को तिनका मिला। शाओ युन सीनियर, फिनिक्स एग उसने छीन लिया। यह छलिया सबको धोखा देगा। शाओ युन ने जो यानशु की बात सुनी और फिर मुझे क्वेश्चन करने लगे। लू चिंगजोउ, तुम इतने एक्सट्रीम क्यों हो गए? तियानलिंग सेक्रेड लैंड के नेता के तौर पर यह ठीक नहीं। वो 9 टर्न फीनिक्स एग के बारे में जानते थे। मुझे यह ले जाते देख नाराज हुए। लू चेंगजो, अगर तुम समझदार हो तो जो यानशु को यहीं छोड़ दो, वरना आज तुम नहीं निकल पाओगे। शाओ युन ने 64 फ्लाइंग सोर्ड्स निकाली। सब आसमान में एक एक करके खुल गईं। उनका ये घमंड देखकर मैंने ठंडी हाँ में कहा, शाओ युन, मैंने कभी किसी की चीज छीनी नहीं। कल्टिवेशन वर्ल्ड का रूल है, जिसकी किस्मत उसकी चीज। फीनिक्स ने मुझे चूज किया, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया। तुम्हारा शुई शियान जोंग इस वक्त मुझे लूटने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर शाओ युन थोड़ा कंफ्यूज हुए। वो स्ट्रिक्ट रूल्स वाले इंसान थे। उन्होंने शक से जो यानशु की तरफ देखा। जो यानशु चुपचाप सिर झुकाए थी। दु यानवे और बाकी लोग भी अब कुछ नहीं बोल रहे थे। जो यानशु की मदद में एक भी वर्ड नहीं। शाओ युन को हैरानी हुई। उन्होंने ठंडे लहजे में जो यानशु से पूछा, 9 टर्न फीनिक्स ने इसे क्यों चूज किया? जो यानशु बोलेगी नहीं। वो कह नहीं सकती कि चान कुन लौट गई, डियो मिंगू भी काम नहीं आई। उसने शाओ युन से झूठ बोलने की कोशिश की। वो बीच में घुस गया। सब उलट पुलट हो गया। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, 9 टर्न फीनिक्स अपने आप चूज करती है। अगर इन लोगों ने बार बार फीनिक्स ब्लड पर नजर न रखी होती तो यह सिचुएशन नहीं आती। जानते हो, फीनिक्स ब्लड निकालने से उसका लेवल कई लेवल्स गिर जाता। ये सब बस मुगी मारकर अंडे लेने की सोच में थे। ये बात सुनकर मैं शाओ युन की तरफ मुड़ा। श्री शेनजोंग खुद को डोंगजो का राइचियस सेक्ट कहते हैं। गलत काम करके मुकरना ये शोभा देता है। शाओ युन ने एक पल रुककर सारी सोर्ड्स वापस ले ली। गु रुहान ने उन्हें कहा था, जो यानशु का ध्यान रखो। लेकिन फीनिक्स ब्लड का सच उन्हें नहीं पता था। अब जानकर वो कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा ये तो हत्या करके फायदा उठाना था। ये शाओ युन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। गु रुआन ने हमेशा उन्हें एक टूल की तरह यूज किया, लेकिन जाते वक्त एक शब्द नहीं कहा। पर अभी शाओ युन का कंफ्यूजन एक मौका था। मेरे होठों पर मुस्कान 3 सेट से मिलकर रुका। फिर भी 9 टर्न फिनिक्स मेरे पास है। तुम अपना जजमेंट खुद करो, लेकिन अभी मुझे जाना है। इतना कहते ही बिना कोई रिएक्शन का मौका दिए मैं वहां से निकल गया। जो यानशु आग बबूला हुई, लेकिन शाओ युन पर वो जो यानशु जैसा बिहेवियर नहीं कर सकती थी। शाओ युन सीनियर, वो चले जाएंगे, रोको उन्हें। शाओ युन ने हल्के से गाओ जुन्यांग की तरफ देखा। तुमने कौन सी टेक्निक यूज की? गाओ जुन्यांग ने फ्लैट टोन में कहा, डियो मिंगू। ये 3 वर्ड सुनते ही शाओ युन कांप गए। ये तो प्योर ईविल टेक्निक थी, हजारों जाने लेकर बनाई जाती है। तुमने यूज की? वो ठंडे और फ्यूरियस लहजे में जो यानशु की तरफ मुड़े। जो यानशु को पहले से पता था ये क्या है। उसने यूज किया था, लेकिन शाओ युन के सामने इनोसेंस दिखाने की कोशिश की। ये एक आर्टिफैक्ट है ना, कोई प्रॉब्लम है? शाओ युन का चेहरा और डार्क हो गया। उन्हें यकीन नहीं था कि शुई शेनजोंग के अंदर कोई ऐसी चीज रखता होगा। तुम्हें ये कहाँ से मिला? जो यानशु को याद है, ये शुई शेनजोंग के ग्रैंड एल्डर ने दिया था। उसने कहा था, किसी को मत बताना, सिर्फ तब यूज करना जब फीनिक्स एग हासिल करने का कोई रास्ता ना हो। जो यानशु ग्रैंड एल्डर को बिट्रे नहीं कर सकती। ये मैंने खुद कहीं से ढूंढा था। मुझे नहीं पता था ये क्या है। शाओ युन की नजरें उसे तीर की तरह देखने लगी, जैसे आर पार देख रहे हो। जो यानशु झूठ बोल रही थी, ये क्लियरली था। एक पल बाद शाओ युन की आंखों में निराशा आई। उन्हें नहीं पता था गु रूहान ने जैसे वर्दी माना वो झूठ बोलती है। इस लेवल के कल्टिवेटर्स को लॉन्ग लाइफ मिलती है, और उस एक्सपीरियंस से वो पहचान सकते हैं कोई सच बोल रहा है या नहीं। एक बार ऑनेस्ट होने का चांस दिया, फिर भी जो यानशु ने झूठ रखा। शाओ युन को लगा, सेक्ट नेता सिस्टर ने कैसा इंसान चूज किया। हल्की सी आह के बाद शाओ युन ने तीनों से कहा, तीनों वापस जाओ। इस बार जो रिसोर्सेज तुमने लगाए शुई शेनजोंग बाद में कॉम्पनसेट करेगा। और तुम, उन्होंने जो यानशु की तरफ देखा, गाओ जुनियांग के साथ चलो, उनके सेक्ट में रहो। शाओ युन का प्लान था जो यानशु ताई हैंग शान जोंग में कल्टीवेट करे। आगे गाओ जुनियांग से ही रिसोर्सेज मिलती रहेंगी। लेकिन गाओ जुनियांग थोड़े हेजिटेंट थे। ताई हैंग शान जोंग में पहले से काफी डिसाइपल्स हैं। जो यानशु के लिए ज्यादा अटेंशन नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं, जो भी चाहिए शुई शेनजोंग से मांगो। शाओ युन ने गाओ जुनियांग की बात को इग्नोर किया और मैटर क्लोज किया। शुई शेनजोंग के इंसान के सामने गाओ जुनियांग नहीं कह सकते थे। ठीक है, जब कल्टिवेशन थोड़ी और बढ़े तो शुई शेनजोंग आ जाए। शाओ युन ने हल्के से हाँ कहा। वुशी लेवल पर पहुंचे, बाय जोंग टूर्नामेंट कंप्लीट करे, फिर मैं लेने आऊंगा। ये सुनकर गाओ जुनियांग को असल प्लान समझ आया। जियो यानशु को नीचे के सेक्ट में कल्टिवेट कराओ, टूर्नामेंट में अच्छा करे तो शुई शेनजोंग को फायदा। एक तरीके से गुरुहान ने जो यानशु को ये चांस दिया था। गाओ जुनियांग के टास्क एक्सेप्ट करने के बाद वो जो यानशु को लेकर वहां से निकल गए। दु यानवे और हाओ हुआन ने शाओ युन को नॉड किया और उड़ गए। उस तबाह हुई वैली को देखते हुए शाओ युन ने माथे पर बल डाला। गु रूहान को सब बताना था और डू मिंगू का सच भी जानना था।
दूसरी तरफ मैं सु वानशिन और यू फॉन्गशी को लेकर सेक्ट वापस आ गया था। तुम मेरी दूसरी शिष्या हो, बड़ी दी से ज़्यादा कल्टीवेशन है तुम्हारी, उनसे सीखो, साथ में मेहनत से कल्टीवेट करो। सु वानशिन को सेटल करके यू फेंगशी ने कहा, गुरुजी, मैं आपके साथ मिलकर कल्टीवेट करना चाहती हूँ। मेरी फीनिक्स ट्रू फ्लेम आपकी एनर्जी को कंडेंस करने में मदद कर सकती है। ये सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। यू फेंगशी मुझे रिटर्न कर रही है, मैंने मना नहीं किया। ठीक है, देखते हैं फिनिक्स ट्रू फ्लेम की पावर। मैं यू फेंगशी को लेकर अपनी केव में आ गया। मैं मेडिटेशन कुशन पर बैठ गया। तभी एक गर्म सी बॉडी मेरे पास आई। मैंने थोड़े कन्फ्यूजन में मुड़कर देखा। यू फेंगशी की आंखों में एक अजीब भाव था और वो मेरे कान के पास फुसफुसा रही थी। मैं एक पल के लिए रुका, फिर याद आया यू फेंगशी की कल्टीवेशन मेथड क्या है। चूंकि वो खुद इतनी विलिंग थी, मैंने मना नहीं किया। केव की मोमबत्तियां बुझाईं। वो एक यादगार रात थी। अगले दिन आंखें खुली तो मुझे क्लियरली फील हुआ मेरे अंदर की पावर कुछ और कंसोलिडेटेड हो गई। अभी लेवल नहीं बढ़ा, लेकिन कॉम्बैट स्ट्रेंथ में थोड़ी ग्रोथ विजिबल थी। इतने बड़े लेवल के कल्टीवेटर को भी ये मामूली ग्रोथ दिखती है। फिनिक्स ब्लड काम करता है। मैंने मुड़कर सोई हुई यू फेंशी को देखा और हल्के से सिर हिलाया। केव से बाहर निकलकर पहाड़ी पर आ गया। ये तियान लिंग सीक्रेट लैंड के डिसाइपल्स का आराम करने का जगह था। सुवानशीन दिन में यहाँ आती थी। आज भी वो सुबह सुबह यहाँ थी। मुझे देखकर सुवानशीन तुरंत खड़ी हुई और नम्रता से नमस्ते किया। गुरुजी, आपकी कल्टीवेशन कहाँ तक पहुंची? क्या ब्रेक थ्रू क्लोज है? गुरुजी, शिष्या अभी 53rd लेवल पर हैं, 54th पर पहुंचने वाली है। यह सुनकर मैंने सेटिस्फाइड होकर सिर हिलाया। आगे की स्टोरी शायद बाइजोंग टूर्नामेंट पर आने वाली है। सभी सेक्ट्स अपने जीनियसेस को इकट्ठा करके एक बड़ी कंपटीशन करेंगे। हर सेक्ट एक प्रेशियस आइटम रखेगा। टॉप 10 में आने वालों को बेहतरीन रिवॉर्ड्स मिलेंगे और जो फर्स्ट आएगा उसे एक एक्सेप्शनल रिवॉर्ड मिलेगा। ओरिजिनल स्टोरी में जो यानशु ने इस कंपटीशन में 57th लेवल तक ब्रेक थ्रू किया था, फर्स्ट आई और ढेर सारी रेयर हर्ब्स लेकर 50th पीक तक पहुंच गई। ये उसका एक बड़ा चांस था, लेकिन अब सब बदल गया है। मेरे आने से उसके लिए ये चांस इतना आसान नहीं रहा। पहले मेरे प्लान में यू फेंशी को ये कंपटीशन ज्वाइन करानी थी, लेकिन यू फेंशी की पावर डायरेक्ट एक्सपीरियंस करने के बाद जन्म लेते ही वो वांग लेवल, अगर उसे कंपटीशन में भेजा तो लोग कंप्लेन करेंगे। इसलिए मैंने सु वानशीन पर ध्यान लगाया। बायजोंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्ट है। सु वानशीन की आंखें बड़ी हो गई। गुरुजी, मेरी पावर अभी स्ट्रांग नहीं है। जू जुनगू कुछ ही दिन पहले मिली। अगर सिर्फ वुशी 3rd लेवल पर हूं तो कोई अच्छा रैंक नहीं आएगा, उल्टा आपको एम्बैरस करूंगी। बेहतर है छोड़ ही दी जाए। वो नहीं जा सकती। 9 टर्न फिनिक्स बहुत ओवरपावर्ड है। लेकिन सु वानशिन थोड़ी हेजिटेंट थी। वो मना करना चाहती थी, लेकिन डर था कि मुझे बुरा लगे। मैंने ये देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने कहा हो सकता है तो हो सकता है। हाल ही में तियान लिंग सेक्रेड लैंड बाकी सेक्ट्स के साथ मिलकर एक एंशंट रूइंस एक्सप्लोर करेगा। तुम मेरे साथ चलना। कल्टीवेशन वर्ल्ड में सब सेक्ट्स कभी कभी एंशंट रूइंस में जाते हैं। बहुत सारे असेंडेड कल्टीवेटर्स के छोड़े हुए रूइंस हैं जिनमें अनगिनत ट्रेजर्स हैं। एल्डर्स कभी कभी अपने डिसाइपल्स को साथ ले जाते हैं क्योंकि कुछ रूइंस में लेवल रेस्ट्रिक्शन होती है। तब अपने ट्रस्टेड डिसाइपल्स को साथ ले जाना यूजफुल होता है। हाँ, पिछले कुछ समय में हुआंग फोंग शान ने एक ताए शू रूइंस ढूंढी है। क्या हम वहां जाना है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। ताए शू रूइंस, उसमें एक क्यू लॉन्ग है। क्यू लॉन्ग के पास एक क्यू लॉन्ग पर्ल है। ये सबसे टॉप टियर ट्रेजर है। इसके अंदर की एनर्जी सीधे कल्टीवेटर में कन्वर्ट होकर पावर बूस्ट कर सकती है। ओरिजिनल स्टोरी में जो यानशु शुरुआत में इतनी कम पावर के साथ कुछ महीनों में 50th लेवल तक पहुंच गई, यही क्यू लॉन्ग पर्ल की वजह से। लेकिन अब मेरी वजह से जो जुन गू और फिनिक्स ट्रू फ्लेम नहीं है। जो यानशु के पास क्यू लॉन्ग पर्ल अब्जॉर्ब करने के बाद रूट अनस्टेबल हो जाती है। जूजुन गू से तेज अब्जॉर्प्शन, फिनिक्स ट्रू फ्लेम से प्यूरिफिकेशन, कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मतलब अभी च्यू लॉन्ग पर्ल सबसे ज़्यादा मेरे लिए फिट है। जो यानशु के लिए ये सेफ नहीं है अब। इसलिए मैं खुद सु वानशिंग को लेकर जाने का सोच रहा था। ताई शू रूइंस के बारे में मुझे पता है। ये ताई शू सैंड के रूइंस हैं जो 5 एम्परर्स बनने के वक्त जाते जाते छोड़ गए। अंदर जाने वालों को टेस्ट करने के लिए लेवल रिस्ट्रिक्शन वू शी पर सेट की गई है। कितना भी बड़ा सीनियर हो, अंदर जाकर वू शी लेवल में एक्सप्लोर करना पड़ता है। बेहद डेंजरस। तुम पहले तैयार हो, मैं तुम्हारी छोटी दीदी को बुलाता हूँ। वो अपनी ट्रू फ्लेम से तुम्हारी एनर्जी पॉलिश करेगी। सु वानशिन मुझ पर बेहद श्रद्धा रखती थी, खासकर लिम कैन्यू के जाने के बाद। अब सेक्ट में मेरे पास सिर्फ सु वानशिन और यू फेंशी थी। इससे सु वानशिन को मेरे साथ काफी समय मिलने लगा। मेरे इस तरह केयर करने से सु वानशिन के दिल में एक अजीब फीलिंग आई। ओरिजिनल स्टोरी में सु वानशिन के बारे में ज्यादा नहीं लिखा था, बस लॉयल डिसाइपल कहकर छोड़ दिया। इसी वजह से मैंने उसे अपने साथ रखा। उसके मन की इन छोटी छोटी फीलिंग्स पर मेरा कोई ध्यान नहीं था। मैंने मुड़कर सु वानशिन की टेबल पर रखी कुछ खाली बॉटल्स देखी। मैंने थोड़ी नाराजगी से नई बॉटल्स निकाल कर दी। ये कुछ नई मेडिसिन है। पहले वाली खत्म हो गई? हाँ गुरुजी। सु वानशिन ने थोड़ा शर्माकर सिर हिलाया। मैंने कहा था ना, खत्म हो तो खुद आकर ले जाया करो, और ये बार खुद आना। इतना कहकर मैं वहां से चल दिया। मेरी उस केयरफ्री चाल को देखकर सु वानशिन की नजरें हट नहीं रही थीं। आंखें भरी भरी सी थीं।